स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले बायोलॉजी का न्यू चैप्टर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब क्या होगा कि मैं एक चैप्टर को एक वीडियो में या ऐसा भी कर रहा हूं कि एक वीडियो में दो चैप्टर को कवर करा रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा 1 शॉट से भी हाई शॉट है। अब यहां पे क्या होगा कि मैं पूरे हमारे 12th में कितने 13 चैप्टर है और 13 चैप्टर की मैं लमसम कोशिश करूंगा कि 7 से 8 वीडियो में ही हो जाए। और मैं ऐसा नहीं है कि एक एक वीडियो में करा रही हूं तो लेंथी है। आप देखना कि लमसम अप्रॉक्स 1 घंटा 20 मिनट के अप्रॉक्स ही मेरी वीडियो होगी। और कुल मिला के क्या होगा कि टोटल अगर एवरेज देखें तो बायो के पेपर से एक दिन पहले भी अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ लें तो सीधी सी बात है कंप्लीट बायो कर सकते हैं और कंप्लीट पेपर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ लें, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि कम टाइम में और हम अच्छे से सिलेबस 100% कर सके। तो हम शुरू करने वाले हैं आज क्या, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे चैप्टर का मीन समझेंगे। पहले हम क्या होता है कि वंशागति, यहाँ पे क्या देखो वंशागति, वंशागति का मीन्स क्या होता है, वंश का मीन्स क्या होता है, वंश का मीन्स होता है कोई भी पीढ़ी। पीढ़ी तो सब जानते हैं ना, वंश का मीन्स होता है कोई भी पीढ़ी। जैसे मान लो हमारी पीढ़ी है, ठीक है, हमारे पापा की क्या है अलग पीढ़ी है और हमारे दादा की अलग पीढ़ी है और हमारे बच्चों की आने वाली क्या होगी अलग पीढ़ी होगी। तो क्या होती है ये पीढ़ी। तो यहाँ पे वंश का मीन्स है पीढ़ियां। ठीक है, गति का मीन्स तो आप जानते हैं, किसी यहाँ पे गति हम देखेंगे। गति का मीन्स क्या होता है, गति का मीन्स होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे विविधता का मीन्स हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। विविधता का मीन्स होता है विभिन्नता। विभिन्नता मीन्स अंतर, विभिन्नता। विभिन्नता मीन्स क्या होता है विभिन्नता। विभिन्नता का मीन्स क्या होता है विभिन्नता या भिन्नता। ठीक है, इसका मीन्स होता है अंतर। और सिद्धांत का मीन्स होता है रूल। इसका मीन्स क्या होता है रूल। तो देखो क्या होगा अगर हम चैप्टर का मीन्स समझे तो यहां पे पीढ़ी में गति पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले, यहां पे ये दो पोर्शन में देखो, फर्स्ट पोर्शन और सेकंड पोर्शन। तो फर्स्ट पोर्शन का मीन्स क्या अगर निकाले तो वंश का मीन्स आप जानते हैं पीढ़ियां होती है, तो सीधी बात है पीढ़ी और गति। गति का मीन्स तो गति होता है। तो यहाँ पे पीढ़ी में गति हो रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस चीज की गति हो रही है, वो मैं बताने वाला हूं, डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्ड का मीन्स यही है कि पीढ़ी में गति हो रही है। ठीक है, और आगे क्या, आगे विभिन्नता। विभिन्नता, विविधता का मतलब होता है विभिन्नता और विभिन्नता के रूल्स। ठीक है, तो इसका मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे कुछ विभिन्नता के जो अंतर आते हैं, किसी भी चीज में आते हैं, वो तो अभी देखने वाले हैं कि किसी चीज में जो अंतर आते हैं, डिफरेंट आते हैं, उसके रूल्स क्या है। बात क्लियर है। चैप्टर का मीन्स क्या है कि यहाँ पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ किसी चीज की गति होने वाली है। अब किस चीज की होने वाली है वो सीखने वाले हैं हम। और दूसरा क्या है विविधता। विविधता का मीन्स होता है अंतर, डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट रूलों को सीखने वाले हैं। डिफरेंट का मीन्स होता है कि पीढ़ियों में किस तरह से क्या डिफरेंट होता है वो यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम क्लियर है, सीधी बात है, पीढ़ी में किसी चीज की गति होने वाली है और विभिन्नता जो अंतर होते हैं उसके रूल और रेगुलेशन क्या है। तो चैप्टर का मीन्स समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इस चीज को कि ये कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे विभिन्नता आती है, कैसे पीढ़ी होती है, क्या विभिन्नता के रूल होते हैं, अब हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, स्टार्ट करेंगे हम किससे, वंशागति से। वंशागति, अब यहां पे समझेंगे वंशागति, वंश में पीढ़ी में गति किस चीज की होती है। यहां पे सबसे पहली बात कि क्या है वंशागति का मीन्स होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गति होती है। और किस चीज की गति होती है, लक्षणों की। ठीक है, अब आप सोचेंगे कौन से लक्षण, कैसे लक्षण, किस लक्षणों की गति हो रही है, तो समझ गए वंश का मीन्स क्या होता है पीढ़ी। ठीक है, तो क्या होता है यहां पे वंशागति का मीन्स होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की गति होती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। जैसे क्या होगा, जैसे हमारे जनक है, जनक का मीन्स तो आप जानते हैं, सीधी बात है हमारे मम्मी और पापा। तो जो लक्षण उनके अंदर थे वही लक्षण क्या होंगे हमारे अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब आप सोचेंगे कौन से लक्षण आएंगे, क्या बातें करने वाले लक्षण आएंगे या कोई और काम करने वाले, वो नहीं। इन लक्षणों का मतलब होता है शरीर के स्ट्रक्चर से। इन लक्षणों का मतलब क्या होता है, बात तो क्लियर है ना। ऐसा थोड़ी किसी के पापा बहुत ज्यादा हंसते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा हंसेगा,
ये लक्षण नहीं, शरीर जो बॉडी होती है उसके स्ट्रक्चर से, उसकी बनावट से, उसके लुक से कि कैसा होगा, वो लक्षण आते हैं जनक से किसमें, संतान में। बात क्लियर है? कौन से लक्षण आएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल कि हम क्या है, जितने भी मानव हैं दो पैरों पे चलते हैं, तो हमारे बच्चे भी दो पैरों पे चलते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है ना। हमारे क्या होते हैं, हम जो हमारे दो हाथ होते हैं, तो हमारे बच्चे को भी दो हाथ होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाथी के क्या होता है, हाथी के एक सूंड होता है, तो उसके बच्चे के भी क्या होता है, एक सूंड होता है। तो कौन से लक्षणों की बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे लक्षणों की बात चल रही है हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर से। समझ आ गया किस लक्षणों की बात चल रही है? हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लक्षणों की बात चल रही है कि जैसे उसके जनक में लक्षण होंगे वैसे ही उसकी संतान में लक्षण होंगे। इसीलिए ऐसा होता है कि एलिफेंट का, अगर एलिफेंट की संतान देखें तो वो एलिफेंट की ही तरह होती है, अब हॉर्स की तरह क्यों नहीं होती? सोचने वाली बात है ना कि एलिफेंट का जो संतान होती है एलिफेंट की, वो एलिफेंट की ही तरह की होती है, हॉर्स की तरह क्यों नहीं हो जाती है? क्या बाउंडेशन लगी हुई है ऐसी, क्या वो सिचुएशन है जिससे कि उसकी संतान जो होती है जनक के समान ही होती है? तो ये होती है क्योंकि जो उसके जनक होते हैं उनके ही लक्षण उनकी संतान में जाते हैं। बात ठीक है ना? पहली बात तो ये क्लियर होगी किस लक्षणों की बात चल रही है, किस लक्षणों की बात चल रही है, जो बॉडी के स्ट्रक्चर के लक्षण है, किस तरह की बॉडी होगी, क्या होगा, उसके लक्षणों की बात चल रही है। और दूसरे क्या होते हैं, जो माता पिता होते हैं उनके ही लक्षण क्या होते हैं, उनके ही लक्षण उनकी संतान में जाते हैं। इसीलिए जैसे माता पिता होंगे, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ऐसे ही उनकी संतान होगी। ये शायद पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? तो वंशागति का मीन्स समझ आ गया। वंशागति का मीन्स होता है कि वंशागति का मीन्स होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसकी लक्षणों की गति ये क्या कहलाती है? वंशागति कहलाती है। कौन से लक्षण? आनुवंशिक लक्षणों की गति। रुकिए, तो क्या आनुवंशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। आनुवंशिक लक्षण समझ आ गए क्या होते हैं? आनुवंशिक लक्षण जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को बताते हैं कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हार्ट कैसा होगा, हैंड्स कैसे होंगे और कैसे काम करेंगे। तो बात समझ आ गई। वंशागति का मीन्स समझ आ गया ना? वंशागति का मीन्स क्या होता है? वंशागति का मीन्स होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं? अनुवंशिक लक्षण जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वंशागति कहते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? वो लिखेंगे, बात तो समझ में आ गई ना? क्या होता है भाई? अनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको अनुवंशिकता भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्या होता है? वंशागति भी कहते हैं, इसको अनुवंशिकता भी कहते हैं। अब समझ में आ गई अनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? बात तो समझ में आ गई। अनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? अनुवंशिक लक्षण होते हैं जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं, उन्हें अनुवंशिक लक्षण कहते हैं। बात क्लियर है ना? अनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखने वाले हम अनुवंशिक लक्षण। तो अनुवंशिक लक्षण का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं या डिसाइड करते हैं, उन्हें अनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि अनुवंशिक लक्षणों का लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? ही अनुवंशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। वंशागति कहलाता है। बात क्लियर है? वंशागति किसे कहते हैं? ठीक है। और अनुवंशिक लक्षण पता चल गया ना? अनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं? अनुवंशिक लक्षण वह होते हैं जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं कि हम कैसे होंगे, कैसे बनेंगे, कैसे स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखो क्या है, अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, आपके माइंड में ये चीज आई होगी कि एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा क्यों रहे? आने वाली बात है ना कि एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में जा तो रहे हैं, लेकिन लेके कौन जा रहा है? कैसे पहुंच रहे एक पीढ़ी से लक्षण दूसरी पीढ़ी में? देखो क्या होता है, आपने सी बात है, ये तो पढ़ा ही होगा कि
हमारे अंदर डीएनए होता है। क्या होता है हमारे अंदर? डीएनए होता है। और डीएनए का ही काम होता है कि एक पीढ़ी से क्या होते हैं लक्षण दूसरी पीढ़ी में लेके जाना। तो डीएनए क्या हुआ? सीधी बात है, डीएनए ऐसे मान लो कि पोस्टमैन है, मैसेज को लेकर जाना किसका काम है? मैसेज को, डाकिए का, पोस्टमैन का। सीधी बात है, डीएनए क्या काम करता है? डीएनए हमारे अंदर क्या किसका काम करता है? पोस्टमैन का, डाकिए का काम करता है, जो एक पीढ़ी से मैसेज लेकर दूसरी पीढ़ी में जाता है। समझ में आया? अब देखो क्या होता क्या है, आपको इसे अच्छे समझना है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है। यहां पे क्या होगा, देखो डीएनए को लगभग आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है ना? पढ़ा होगा ना? अब देखो क्या होता है, ये हमारा डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे बनता है, किससे बनता है, वो यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में वंशागति के आणविक आधार है, तो उसमें बात करेंगे। अभी हमें बस ये समझना है कि लक्षणों को एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में जाता कैसे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे ये डीएनए हुआ, तो ये कंप्लीट वाले को क्या बोलते हैं हम? डीएनए बोलते हैं। जो हमारा एक लेंथ स्ट्रेंथ लंबी लेंथ में होता है उसे डीएनए बोलते हैं। लेकिन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। नहीं बात समझ आई? एक लंबे डीएनए को तो डीएनए बोलते हैं, सीधी बात है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने डीएनए का ये इतना पार्ट निकाल लिया, इसका क्या किया? इतना पार्ट निकाल लिया, तो ये क्या हुआ? डीएनए का एक छोटा सा खंड हुआ ना, तो इस डीएनए के छोटे से खंड को क्या बोलते हैं हम? जीन बोलते हैं। देखो पूरा तो क्या है, ये पूरा है हमारे पास, ये क्या? डीएनए। डीएनए ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है ना? ये बात क्लियर है? आनुवंशिक लक्षणों को लेकर कौन जाता है? डीएनए। अब डीएनए तुम खुद सोचो कि डीएनए बड़ा है तब भी डीएनए है, डीएनए छोटा है तब भी डीएनए है। अब नाम ही तो बदल गया। अरे सोचो, अगर इंसान छोटा है 2 साल का तब भी तो वो इंसान ही है ना, वो 50 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, तब भी वो इंसान ही है ना, है तो इंसान ही। बस क्या हो गया? चेंज ही तो हो गया, पोजीशन तो चेंज होगी। ऐसे यहां पे देखो, ये बड़ा है बहुत, लेंथ बड़ी है, तब भी क्या है? ये डीएनए। अगर ये छोटा सा है तब भी क्या है? डीएनए। क्या हुआ? बड़े वाले को हमने डीएनए क्या बोल दिया, कह दिया, और छोटे वाले को जीन बोल दिया। अरे है तो ये भी डीएनए ही। बात समझ आ रही क्या बोल रहे हो मैं? है तो ये भी डीएनए, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है, हमने बोल दिया किसे जीन कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब एक चीज और होती है, वो होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। क्योंकि 3 चीजें समझनी यहाँ पे बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे तो फिर चैप्टर कैसे समझ में आएगा? देखो, एक होते हैं गुणसूत्र। अब तीनों को अच्छे से आपको एकदम कोरिलेट करके समझना है क्या होता है। डीएनए समझ आ गया? डीएनए, डीएनए क्या होता है? हमें पता चल गया आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लेकर जाता है वो पोस्टमैन जो है, वो डाकिया जो है, वो डीएनए है। ठीक है? अब डीएनए के मॉडिफाई रूप देखो, मॉडिफाई रूप देखो। एक लंबी लेंथ में डीएनए होता है तो उसको तो डीएनए बोलते हैं। अब डीएनए के छोटे छोटे खंडों को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। ये दोनों पॉइंट आपके समझ में आगे होंगे, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे के नेक्स्ट पॉइंट के एक होते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। ये भी किसके बने होते हैं? ये भी डीएनए से ही बने होते हैं। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? डीएनए के मॉडिफाई रूप, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। अरे है ये भी डीएनए है, जीन भी डीएनए है, गुणसूत्र भी डीएनए। अरे है तो तीनों में डीएनए। बस गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन और होता है, हिस्टोन प्रोटीन। बस 2 चीजों पर फोकस रखना आपको। हिस्टोन प्रोटीन 2 चीजें होती है, तो है तो ये भी डीएनए ही ना, तो तीनों क्या है? ये पॉइंट क्लियर होता जा रहा है ना? क्योंकि ध्यान रखना, इसलिए ऐसे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हो आपको, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। ये बात क्लियर है क्या? कि ये भी डीएनए है, छोटा सा जीन का टुकड़ा, ये भी तो डीएनए है, गुणसूत्र भी क्या है? डीएनए ही है। बस क्या किया इसमें? हिस्टोन और मिला दिया। है तो डीएनए से बना हुआ, तो हुआ तो डीएनए ही ना। तो ये कितने मॉडिफाई रूप हो गए इसके? 3। एक डीएनए, एक जीन, एक गुणसूत्र। क्लियर है? इसे क्या बोलते हैं हम? गुण सूत्र। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? अब देखो क्या होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं डीएनए के, इस तरह से ये लगे होते हैं जीन। क्या लगे होते हैं? इनको बोलते हैं जीन। ये है तो जीन। जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा एक टुकड़ा है जीन। बात क्लियर है? तो क्या होता है, ये इस तरह से किस पे लगे होते हैं? गुणसूत्रों पे। किस पे?
गुणसूत्र पे इस तरह से मोती होते हैं ना, मोती जैसे इस तरह से लगे होते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, अब आने वाले हैं लक्षणों वाली बात पे, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्टेंट यही है कि जीन क्या है। सबसे मेन चीज है जीन क्या है, यहाँ पे यही समझने वाले हो। इसे समझने के बाद आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जीन पे बात चलेगी। गुणसूत्र जीन, गुणसूत्र जीन, तो दोनों को अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। क्लियर है? क्लियर है ना? गुणसूत्र ऐसे होते हैं, ठीक है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। जीन क्या होता है? जीन डीएनए का छोटा सा एक टुकड़ा, छोटा सा खंड होता है। और अगर स्ट्रक्चर देखें तो गुणसूत्र के ऊपर मोती की माला के मोतियों की तरह क्या होते हैं, इस पे लगे रहते हैं। ये स्ट्रक्चर शायद आपको समझ में आ गए होंगे। समझ आ गया ना? ये क्या है? डीएनए, इसके छोटे से खंड को क्या बोलते हैं? जीन। ये क्या है? गुणसूत्र। ये किससे बना होता है? डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, अब आपको पता है जीन क्या होते हैं, इसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं? जीन लगे होते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? अब ध्यान रखना कि ये जो गुणसूत्र होते हैं वो भी जोड़े में रहते हैं। क्या होते हैं? जोड़े में रहते हैं। क्योंकि अब लक्षणों पर आने वाले, लक्षण जाएंगे कैसे, तो समझ तो ले शुरू से कैसे क्या होगा, तभी तो समझ में आएगा लक्षण को लेके कौन जाएगा। तो गुणसूत्र भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। और जीन भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। क्लियर है? जीन भी किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। जोड़े का मीन्स होगा गुणसूत्र किसमें होते हैं, ये छोटे छोटे दो पॉइंट ध्यान रखना। जीन किसमें होते हैं, वैसे आगे पढ़ेंगे हम। जीन जोड़े जोड़े में होते होते हैं। जीन किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। इसका मीन्स क्या होगा? दो दो जीन एक साथ रहते होंगे। अरे जोड़े का मतलब दो ही तो होता है। क्या होता है? ठीक है, और गुणसूत्र भी क्या होते हैं? गुणसूत्र गुण गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। दोनों पॉइंट क्लियर है? जीन भी किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। गुणसूत्र भी किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। ठीक है, और कैसे गुणसूत्र होते हैं? वो समजात गुणसूत्र होते हैं। जोड़े में जो गुणसूत्र होंगे कैसे होंगे? समजात। समजात का मीन समझ रहे हो? समान, अरे नाम से पता चल जाए, समान जाति। सम का मीन समान, जात का मीन जाति, तो जिनकी जाति समान होगी। अब जाति यहाँ पे ये तो नहीं होगी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसी जाति तो होगी नहीं। यहाँ पे जाति का मीन्स होता है ये जो दोनों गुणसूत्र होते हैं वो एक ही बिहेवियर करते हैं, एक ही काम करते हैं। बात समझ में आ गई? समजात गुणसूत्र किसको बोलते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो समान कार्य करते हैं, समान काम करते हैं, उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। समझ आ गया? तो क्या होगा? गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं। अगर यहाँ पे समजात लगा दो तो और बेटर रहेगा। क्या लगा दें हम? समजात। क्या होगा? समजात गुणसूत्र जोड़े में रहते हैं। ठीक है, और जीन भी समान ही जोड़े में रहते हैं। अब यहाँ पे क्या समान जीन जोड़े में रहते हैं और असमान जीन भी जोड़े में रहते हैं। यहाँ पे उसे हम अभी समझने वाले। बस इतने पॉइंट पहले बताइए मुझे, समझ में आ गए कि नहीं आ गए? इतने पॉइंट समझ में आ गए ना? क्या ये बहुत लंबा होता है, इसको डीएनए बोलते हैं, इसके छोटे से खंड को जीन बोलते हैं, और एक हमारी बॉडी में होते हैं गुणसूत्र। और गुणसूत्र क्या होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? जीन लगे होते हैं मोती की माला की तरह। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जीनों का भी जोड़ा होता है, जीन भी जोड़े में रहते हैं, और समजात गुणसूत्र भी जोड़े में रहते हैं। ये पॉइंट शायद आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसे नोट करो। अब स्टार्टिंग अब होने वाली है इसकी। अब यहां तक समझ आ गया ना? पहले क्या समझा आपने? वंशागति अनुवंशिकता समझ लिया। क्या होता है? लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। और कौन से लक्षणों का? अनुवंशिक लक्षणों का। सीधी सी बात है, पहले हमने समझा कि अनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवंशिकता या वंशागति कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमने कुछ समझा कि डीएनए, जीन और गुणसूत्र क्या होते हैं, किस तरह से रहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, एक जीन का जोड़ा, इसका एक जीन का जोड़ा एक लक्षण को डिसाइड करता है। क्या करता है? एक जीन का जोड़ा। अब जीन तो पता चल गया क्या होगा, सीधी बात है, डेफिनेशन मांगे सिंपल लिख देना बिल्कुल। जीन क्या होता है? क्या होता है जीन? डीएनए के छोटे खंड को, एक डीएनए डीएनए के क्या छोटे
छोटे से खंड को छोटे से खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन, दिक्कत ही खत्म, कहते हैं। कोई डाउट यहाँ पे? और ये क्या होती है? ये क्या होती है? अनुवंशिकता की इकाई भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मैंने क्या बताया था इकाई किसे कहते हैं? जो पूरे सिस्टम में सबसे छोटा होता है उसे इकाई कहते हैं। सबसे छोटा कौन है? जीन ही तो है। छोटा सा खंड है सबसे छोटा, पूरे अनुवंशिक सिस्टम में सबसे छोटा कौन है? जीन। छोटा सा डीएनए का खंड यही तो है, तो इससे छोटा कोई नहीं है ना। तो क्या होता है? हम इसे क्या कहते हैं? अनुवंशिकता की इकाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? ये भी तो लिख सकते हैं कि जीन अनुवंशिकता की क्या है? अनुवंशिकता या वंशागति की वंशागति की इकाई है। क्लियर है? जीन क्या है? वंशागति की इकाई है। अब आता है हमारा जीन। अब देखो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे डिसाइड होने वाला है। गुणसूत्र पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना यूज भी नहीं होने वाला है यहाँ पे गुणसूत्र का। यहाँ पे यूज होगा जीन का, जीन के जोड़े का। बात क्लियर है? तो एक जीन का जोड़ा एक लक्षण को डिसाइड करता है। एक जीन का जोड़ा एक लक्षण को डिसाइड करता है, जैसे कि आप लंबे होंगे या आप बौने होंगे। ये कौन डिसाइड करेगा? हर एक लक्षण को एक जीन का जोड़ा डिसाइड करता है, क्योंकि तुम्हें पता है जीन तो हमेशा जोड़े में ही मिलेंगे, जीन अकेले तो मिलते नहीं है। जीन अकेले नहीं मिलते हैं, जीन किस में मिलते हैं? जोड़े में मिलते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जीन का पूरा जोड़ा किसी एक लक्षण को डिसाइड करता है। ठीक है? कैसे? देखो कि माना इन्हें जीन को क्या दिखाते हैं? अच्छे लक्षण को कैपिटल वर्ड से दिखाते हैं, बेकार लक्षण को स्मॉल से दिखाते हैं। जैसे T4 क्या होता है? टेल मीन्स क्या होता है? लंबा। तो ऐसा नहीं है इसका कि टेल उसे भी दूसरे को भी टी से दिखाना पड़ेगा। जैसे बोने को T4 टेल हो गया, टेल मीन्स लंबा हो गया, तो आपने सोचा बोने को थोड़ी उससे दिखाएंगे हम, क्योंकि टेल मीन्स होता लंबा, तो उसे टी से क्यों दिखाएंगे? तो उसे भी टी से दिखाएंगे, लेकिन छोटा टी से दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छे लक्षण को कैपिटल वर्ड से और बुरे लक्षण को स्मॉल से। क्या बोना होना अच्छा है? नहीं ना। हाँ, तो सीधी सी बात है, जो माना जाता है ये तुम्हें भी पता है। क्या होगा? बात समझ आ रही है? अब क्या होगा? यहां पे देखो, अब हमारे पास है क्या है? किसी के लंबा इंसान है तो उसके अंदर जीन का एक जोड़ा होगा। बात समझ आ रही है? जीन का ये क्या है? टी जीन है ये टी से कैसे दिखा रहे हैं? जीन को, एक जीन को, और दूसरा टी भी किसे दिखा रहे हैं? दूसरे जीन को। ये क्या हो गया? जीन का एक जोड़ा हो गया। ये क्या करेगा? ये क्या है? जीन का जोड़ा। जीन का जोड़ा है ना। और ये जीन का जोड़ा क्या करता है? एक लक्षण को डिसाइड करता है। बात समझ आ रही है? एक जीन का जोड़ा क्या करेगा? एक लक्षण को डिसाइड करेगा। देखो यहां पे एक जीन का जोड़ा हो गया, तो हम लिख सकते हैं अपने काम के लिए, अपने याद के लिए, कि एक जीन का जोड़ा एक जीन का जोड़ा क्या करता है? एक लक्षण को डिसाइड करता है। एक लक्षण को क्या करता है? डिसाइड का मीन्स होता है निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। बात क्लियर है? भाई एक जीन का जोड़ा जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा? एक लक्षण को डिसाइड करेगा। जैसे किसी इंसान को लंबा होना है, कोई इंसान लंबा है, सीधी बात है, तो उसमें दो जीन होंगे मीन्स एक जीन का जोड़ा होगा, और एक जीन का जोड़ा उसे लक्षण को डिसाइड करेगा कि लंबा होगा या बोना होगा। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये समझ में आ गया ना? हर एक लक्षण को, जैसे किसी के आंखों का कलर भूरा होगा, ब्राउन होगा, वो उसे भी कौन डिसाइड करेगा? एक जीन का जोड़ा। किसी के बालों का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा या ब्लैक होगा, उसे भी कौन डिसाइड करेगा? एक जीन का जोड़ा। तो इसका मीन्स हमारे जो बॉडी में लक्षण होते हैं सब, हर लक्षण को क्या करता है? एक जीन का जोड़ा डिसाइड करता है। ठीक है, निर्धारित करता है। बात समझ आ गई? अब देखो क्या होगा, जैसे यहां पे लंबाई के लक्षण को डिसाइड कर रहा था ये जीन का जोड़ा, ये भी क्या है?
ये भी एक जीन है और ये भी एक जीन है। टी क्या किसे शो कर रहा है, किस शो कर रहा है, जीन, जीन को। कभी सोचो ये तो टी को शो कर रहा है, ABCDEFG वाली टी को, तो क्या है, जीन को शो कर रहा है ये, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है सिंबल से दिखाते हैं। या तिरंगा किसको शो करता है, तिरंगा, तिरंगा अपने इंडिया को शो करता है, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही सिंबल शो करते हैं किसी चीज को, तो यहाँ पे टी सिंबल किसको शो कर रहा है, एक जीन को। और कैसे जीन को, जो ये बोलेगा कि इसको टैल बनाओ, लंबा बनाओ, क्योंकि यही तो करते हैं, यही तो डिसाइड करते हैं। जब क्या होता है, भ्रूण होता है और भ्रूण से उसका डेवलप होना स्टार्ट होता है और वो कोई भी संतान बननी स्टार्ट होती है, तो वहां पे ये जीन काम करते हैं। जीन ही बोलते हैं इसको लंबा बनाना है, इसको बोना बनाना है, इसको कैसा बनाना है, वो उस टाइम पे कौन डिसाइड करता है, जीन करता है। तो ये जीन क्या बोलेगा, उसको लंबा बनाओ, ये जीन का जोड़ा ये बोलेगा। अब यहां पे आप सोचेंगे अगर ये बोना है, अगर किसी में ऐसा जीन है कि वो बोल रहा है कि इसको क्या बनाओ, ये कहां से आएंगे, ये कहां से आएंगे, ये तो माता पिता से आएंगे, सीधी सी बात है। अब जैसे माता पिता होंगे वैसे ही तो उसकी संतान होगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कहां से आते हैं, माता पिता से। अब किसी के माता पिता क्या थे, बौने थे, तो उनके उसके संतान में जीन कैसे आए होंगे, बौने आएंगे। वो यही बोलेंगे, सीधी सी बात है, कि क्या होना चाहिए, बौना होना चाहिए। बात क्लियर समझ आ रही है ना। तो बौने को क्या बोलते हैं, मिडगेट है। तो मिडगेट ऐसा नहीं है कि बौने को तो मिडगेट एम से दिखा दोगे, नहीं, स्मॉल टी से दिखा दोगे। तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी, ये जीन का जोड़ा है। ये क्या होगा, ये भी जीन का जोड़ा है, लेकिन ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि जो संतान है उसे कैसा बनाओ, बोना बनाओ, कैसा बनाओ, बोना। और ये क्या बोलेगा, कैसा बनाओ, लंबा। क्लियर है ना। ये बात शायद आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होगी कि हमारी बॉडी के हर एक गुण को, हर एक लक्षण को एक जीन का जोड़ा डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। ठीक है, जैसा जीन का जोड़ा बोलेगा वैसा ही वो इंसान बनेगा। क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये दोनों जीन क्या है, एक से है ना, तो क्या बोलेंगे इनको, समांगी या समझात। ये भी क्या है, एक से, समांगी या समझात। बात कुछ समझ में आई। यहां पे क्या सीखने की कोशिश की हमने, हमने ये सीखने की कोशिश की है कि जीन, डीएनए, गुणसूत्र, ये तो पता हो गया आपको। ठीक है, फिर हमने जीन के वर्क को देखना स्टार्ट किया, जीन वर्क क्या करता है। ठीक है, तो हमें पहले तो ये पता चला कि जीन हो चाहे गुणसूत्र हो, वो क्या होते हैं, जोड़े में रहते हैं। काय में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। और गुणसूत्र जो होते हैं वो हमेशा समझात ही गुणसूत्र एक साथ रहते हैं, लेकिन जीन समांगी या विषमांगी हो सकते हैं। जीन क्या हो सकते हैं, समांगी। ये तो देखो समझाते हैं समांगी है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस तरह के भी होंगे, आप पढ़ने वाले हैं अभी, समझ में आया। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र हमेशा जो जोड़े में रहते हैं वो समझात होते हैं, समांगी होते हैं, लेकिन जीन समांगी या विषमांगी हो सकते हैं। देखो ये समांगी है, समांगी का मतलब समझ रहे हो, एक से, ये भी एक से ही अलग है। तो ये समझा हमने, ये भी शायद आपके समझ में आ गया होगा। फिर हमने देखा जीन क्या है, हमने देखा है छोटे से जीन के, डीएनए के खंड को ही जीन कहते हैं, या जीन अनुवंशिकता की इकाई होते हैं। ठीक है, फिर हमने समझा कि हर एक लक्षण को जो हमारे बॉडी में है, चाहे वो लंबे होने का है, चाहे वो बोने होने का है, चाहे हमारा कलर का है, ठीक है, चाहे हमारे किसी भी चीज का जीन है, तो क्या होता है, एक जोड़ा एक लक्षण को डिसाइड करता है। ठीक है, दूसरा हमने समझा कि अच्छे लक्षण को कैपिटल किससे दिखाते हैं, कैपिटल वर्ड से दिखाते हैं, एबीसीडी के, और बेकार लक्षण को स्मॉल से दिखाते हैं। यहां तक आपने शायद समझ लिया होगा, समझ लिया होगा ना। अब होता क्या है, देखो ये जीन जो होते हैं, यहाँ पे जीन जो होते, कोई संतान होती है, क्या होती है, कोई संतान होती है। तो संतान में क्या होता है, गुणसूत्र का सिस्टम भी यही होता है। क्या होता है, गुणसूत्र का सिस्टम भी यही होता है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट समझाने वाला हूं कि क्या होगा, ये समझ आ गया। अब हम समझने वाले हैं क्या, कि ये संतान में जो आते हैं वो कैसे आते हैं, संतान में जो आते हैं ये जीन या गुणसूत्र वो कैसे आते हैं, वो हम देखने वाले हैं। बात समझ में आया। अब देखो क्या होगा, पहले से नोट कर लो, ठीक है, उसको अच्छे से समझें क्योंकि मेन टॉपिक वही है। अब देखो ये सबसे मेन वाला टॉपिक है, ठीक है, इसे समझने के बाद फिर लगातार कंटिन्यू हम चैप्टर को करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होने बहुत जरूरी, वरना समझ नहीं आएगा। अब ये हमने इतने सारे पॉइंट सीख लिए, मेरा मानना ये है कि आपके सारे समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट है जीन, क्योंकि जीन पे यहाँ पे वर्क करने वाले हैं, और किस पे, गुणसूत्र पे। तो मोस्टली यहाँ पे जो वर्क होता है वो पूरी चैप्टर में वो जीन पे होता है, जीन के जोड़े पे होता है।
अब हम सोचेंगे कि संतान में कैसे आए होंगे, संतान में कैसे आए होंगे, बस 1 मिनट समझना है आपको, फिर चैप्टर एकदम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, वंशागति को समझ लिया, उसकी डेफिनेशन भी कर ली। अब यहाँ पे देखने वाले हैं, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो क्या होता है कि जैसे किसी के माता है, कैसे किसी की माता है और किसी के पिता है, पिता है, राइट। तो आपको पता है कि अगर इनमें जीन भी होंगे तो किसमें होंगे, जोड़े में होंगे, ठीक है ना। अब जीन भी जोड़े में होंगे, अब बहुत सारे, एक जीन तो होगा नहीं, कितने सारे लक्षण होते हैं तो बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से माता में भी क्या होंगे, बहुत सारे जीनों के जोड़े होंगे, क्योंकि एक ही लक्षण है तुम्हारी बॉडी में, कितने सारे लक्षण है ना, तो हर लक्षण को डिसाइड करने के लिए क्या होगा, एक जीन का जोड़ा होगा। तो कितने सारे लक्षण है तुम्हारी बॉडी में, बहुत सारे ना, तो इसलिए जीनों के जोड़े भी बहुत सारे होंगे। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना। अब इसी तरह से बहुत सारे जीनों के जोड़े क्या होंगे माता में, और बहुत सारे माता में बहुत सारे जीनों के जोड़े पिता में होंगे, ठीक है। एक से डिसाइड करके बता रही हूँ, बाकी काम ऐसे ही होता है। अब पता चला किसी की माता क्या है, लंबी है, और पिता क्या है, छोटे, ठीक है। तो क्या है, नहीं वो किसी के पिता को बोने कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या है, तो सीधी बात है, माता लंबी है और पिता क्या है, छोटे है। तो आपको पता है इनमें जो जीन का जोड़ा होगा वो कैपिटल टी टी होगा, अब इसमें क्या होगा, स्मॉल टी टी होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। जैसे ही क्या होता है आपको पता है लैंगिक जनन होता है, और लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं ना। तो एक नर युग्मक होता है जो नर से पिता से आता है, एक मादा युग्मक होता है जो माता से आता है, और दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद निषेचन होता है, फिर निषेचन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, कोई तब कोई जाके संतान बनती है, ठीक है ना। इसी तरह से समझ आ गया ना। अब देखो इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, इसी तरह से क्या होते हैं, गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। बात क्लियर समझ आ रही है ना। इसी तरह से क्या होते हैं, गुणसूत्र के जोड़े होते हैं, तो एक जोड़ा तो होगा नहीं, कितने होते हैं आपको पता है, ये क्लियर होते हैं 46 माता में होंगे, और इसी तरह से कितने होंगे, 46 किस में होंगे, पिता में होंगे। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है। ये तो सबसे छोटी और सबसे अजीब बात है, हर बच्चे को पता होती है। तो इसमें भी कितने होंगे, 40 होंगे, होंगे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, नर युग्मक मादा युग्मक बना होगा, क्या बना होगा यहाँ पे, नर युग्मक मादा युग्मक। यहाँ पे जैसे नर युग्मक माता का है ना, तो माता में क्या बनेगा, मादा मादा युग्मक, युग्मक। अब आपको पता है मादा युग्मक किसे कहते हैं, अंडाणु को, अंडाणु, अंडाणु को कहते हैं ना। और नर युग्मक बना होगा, नर युग्मक, युग्मक, वैसे क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और शुक्राणु आपको पता है ऐसे करके अजीब सा स्ट्रक्चर होता है उसका, ऐसा होता है ना, ऐसे करके और आगे को ऐसे करके निकला हुआ होता है, ऐसे करके, और एक पूंछ सी होती है उसकी, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होगा, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि कैसे जाएंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण, ठीक है। मैं मेल्स मतलब वुमेन्स का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, पेड़ पौधों को इतना अच्छे से तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। समझ इससे लेंगे, कर उसको लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वुमेन्स की जो मानव की जो चीजें हैं वो सब आपको पता है। तो ये हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही इससे बनते हैं तो जितने भी जीन के जोड़े होते हैं ना उसमें से एक एक आता है, समझ में आ गया। जितने भी गुणसूत्र के जोड़े होते हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, एक एक गुणसूत्र आ जाता है, और एक एक ये आ जाता है, ये किस में जाते हैं, युग्मक के अंदर। बात समझ में आ गई। जीन के भी क्या होते हैं, जोड़े होते हैं, गुणसूत्रों के भी जोड़े होते हैं। जैसे ही युग्मक बनता है तो उसमें जोड़ों में से एक एक किसमें चले जाता है, युग्मक में चले जाता है। अब ये माता है तो सीधी सी बात है अंडाणु में चले गए होंगे एक एक जीन के जोड़े में से, और किसके, गुणसूत्र के जोड़े में से। इसी तरह से क्या होगा, ये पिता है तो इनके भी क्या हुआ होगा, एक एक क्या हुआ होगा, जोड़े में से, जोड़े में से क्या हुआ होगा भाई, एक एक तो आया होगा, और ये क्या चले गए होंगे, इस युग्मक में चले गए होंगे। पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसीलिए अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं वो अर्धकोशिका कहते हैं इसको। अर्धकोशिका का मैं समझ रहे हो, इसमें कितने गुणसूत्र है, 46। इसमें से जोड़े में, अगर जोड़े में 46, यहाँ पे कितने गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र होते हैं, 30, कितने, 46। तो जोड़े कितने होंगे, 23 जोड़े नहीं होंगे, अरे 23 जोड़े होंगे ना। तो 23 जोड़ों में से क्या है, ये आधे आधे जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है कितने गए होंगे इसमें, युग्मक में 46 है ना, 23 गए होंगे, 23 गए होंगे, और जीन भी आधे गए होंगे। तो जब आधे आधे जा रहे हैं तो ये कौन सी कोशिका है, पूर्ण कोशिका।
तो ये क्या हुई, आधी कोशिका नहीं हुई। अरे इतने तो समझदार हो, किसी चीज को आधा कर दो आधा नहीं हो जाएगा, हाफ हाफ निकाल दो। तो क्या होगा, ये भी अर्ध कोशिका होती है, ये भी क्या होती है, अर्ध कोशिका होती है। समझ आ गया। फिर क्या होते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, आपको पता है निषेचन ये होता है, ये सब आपने पढ़ा है, सीधी बात है। दोनों मिल जाते हैं, दोनों जैसे ही मिलते हैं तो इसका जीन जो हाफ है वो उसके हाफ जीन से मिलकर फुल हो जाता है। बात समझ में आ गई। आधी कोशिका अंडाणु है और आधी कोशिका शुक्राणु है, ये दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगी, पूरी कोशिका हो जाएगी। इसी तरह से आधे आधे जीन इसके और आधे आधे जीन इसके, जैसे ये जीन में से एक था, जोड़े में से एक जीन था, इसका भी जीन में तो जोड़े में से एक जीन आएगा और दोनों क्या बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि सेम लक्षण के जोड़ा बनाएंगे। जैसे ये वाला जीन का जोड़ा जो है, इसका जीन का जोड़ा ये वाला है ना, तो इसमें से तो आया ये, तो ये जीन का जोड़ा कैसे डिसाइड करता है, इसकी लेंथ को, लंबाई को, छोटा होगा या बड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है इसका कलर वाला आ जाएगा इसके साथ मिलकर, क्या होगा, इसका भी लेंथ से रिलेटिव आएगा। बात क्लियर है। तो क्या होगा, जैसे ही युग्मक हाफ हाफ कोशिका होती है मिलाकर फुल कोशिका बना लेती है, उसी तरह से क्या होता है, जो जीन हाफ हाफ आते, आधे आधे आते हैं, मतलब एक एक, आधे का मतलब ये तो हो गया, जोड़े में दो होते हैं, आधे का मतलब एक होता है, एक एक आते हैं, ये भी आपस में मिलकर पूरा पूरा जोड़ा बना लेते हैं। इसी तरह से गुणसूत्र पूरा पूरा जोड़ा बना लेते हैं। पॉइंट समझ आ गया, पॉइंट तो समझ आ गया ना कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, इन पे जोड़ा होता है जीन का, जब युग्मक बनते हैं तो इसमें से एक एक आ जाता है और इसमें से भी एक एक आ जाता है। अब ये एक एक, अब आपको पता है जीन अकेला तो रहता नहीं, तो क्या होगा, इसका एक और उसका एक मिलकर फिर दोबारा से जोड़ा बना लेते हैं। लेकिन याद रहे कि वही जीन जोड़े में रहेंगे जो सेम लक्षण को डिसाइड करने वाले। जैसे कोई लंबाई को तो लंबाई वाले रहेंगे, कोई जीन का जीन कलर को तो कलर वाले रहेंगे, सेम रहेंगे मतलब। इसी तरह से गुणसूत्र भी सेम रहेंगे। क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, कोई डाउट। अब देखो इनका क्या था, इनका क्या था, इनका क्या था, इनका टी और इनका टी। तो संतान में ये वाला आया, ये वाला है ना। अब आपको पता है ये जीन क्या बोलेगा, क्योंकि डिसाइड तो यही करते हैं, ये बोलेगा कि संतान को लंबा बना दो। तो ये क्या बोलेगा, नहीं इसे बोना बना दो। सीधी बात है, क्योंकि जीन ये दोनों किससे रिलेटिव है, लेंथ से, लेंथ से रिलेटिव है ना। तो ये क्या बोल रहा है, इसे संतान को लंबा बनाओ, ये क्या बोल रहा है, इसे संतान को बोना बनाओ। ठीक है ना। तो ये संतान जो बनेगी कैसी बनेगी, लंबी बनेगी है, लंबी बनेगी। यही मेडल ने अनुप्रयोग किए थे, अनुप्रयोग यही तो किए मेडल ने मटर के पौधे पे किए थे ना। एक बोना पौधा लिया एक लंबा पौधा लिया, जब उनको मिक्स किया तो क्या बना, लंबा पौधा बना। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बुरे वाले के लक्षण को अच्छे वाले के लक्षण दबा लेते हैं। ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं हम। कभी तो ऐसा होगा कि अच्छे वाले के बुरे वाले के लक्षण अच्छे वाला दबा लेता है? अरे ऐसा नहीं होता कि अच्छा इंसान बुरे इंसान की बुराइयां छुपा लेता है, होता है ना ऐसा, जनरल लाइफ में भी होता है। सीधी बात है, कोई अच्छा इंसान होता है तो बुरे इंसान की बुराइयों को क्या करता है, छुपा लेता है। तो यहाँ पे भी ऐसा काम होता है, लेकिन यहाँ पे तीन तरह का काम होता है जो आप पढ़ने वाले। कभी तो ऐसा होता है कि अच्छा वाला लक्षण क्या करेगा, बुरे को दबा देगा। तो इसका मीन्स ये बोल रहा है कि लंबा बनाओ, ये बनना है छोटा बनाओ, तो बुरा लक्षण कौन सा है, छोटा बनाने वाला ना। तो ये बुरे वाले लक्षण को खत्म कर देगा, इसका मीन्स इस छोटे वाले लक्षण को खत्म कर देगा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं क्या, क्या, प्रभाविता। प्रभाविता वो आप सभी समझने वाले। कभी कभी ऐसा होगा ना इसकी चलेगी ना इसकी चलेगी, मिडिल बन जाएगा कोई। मिडिल का मीन्स जैसे एक 3 फीट का है एक 6 फीट का है, तो मिडिल बनाएंगे कितने फीट का बनेगा, इतना भी नहीं पता, तुम्हारी मैथ बहुत तेज है। तो क्या होगा, तो इनका मिडिल बन जाएगा है। तो एक बात बताओ, मुझे निकाल के बताओ, एक कितने का है, 6 फीट का, एक 3 फीट का, तो इसका मिडिल कितना होगा। मैथ ज्यादा फास्ट है तुम्हारा। 4.5 नहीं आएगा, अरे 9 नहीं हो गया ये, 9 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, तो कितना लेंथ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो सीधी बात है, तुम्हारे आंसर जो सही होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। सभी के साथ होता है, टीचर के सामने आके भूल जाते हैं कभी कभी। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ना लंबा बना ना छोटा बना, उसका मिडिल बन गया। कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये प्रभाविता अप्रभाविता हम सब समझने वाले हैं।
तो ये अगर टॉपिक आपको समझ में आगे होंगे तो मेरा मानना है कि ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा। यहां तक इसके पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है और इसी से पूरे चैप्टर हम क्लोज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके टॉपिक। एक टॉपिक तो समझ लिया हमने, क्या, वंशागति, ठीक है, वो समझ लिया। अब इसे नोट कर लो, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में नोट कर लेना, क्योंकि क्या है, मुझे तो समझाना है स्ट्रक्चर वाइज, तो आप चाहे तो इसको रिटन करके लिख लिया करो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो, अब समझने वाले इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, मेडल ने आपको पता है, तीसरी बात है, ये तो पता है आपको कि मेडल ने जो दिए हैं वो सबसे पहले नियम दिए वंशागति के, सब लक्षण को किस तरह से क्या होता है, ये इतना तो आप जानते हैं नॉर्मली। तो मेडल के हम क्या पढ़ने वाले हैं, वंशागति के नियम। वंशागति के नियम का मीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण किस तरह से जाते हैं, किस तरह से डिसाइड होते हैं, किस तरह से जीन करते हैं, क्या करते हैं, कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। तो इसे समझने से पहले पहले मेडल का जो प्रैक्टिकल था, प्रयोग था, उसे देख लिया हम, उसी से तो निष्कर्ष निकाले होंगे। मेडल ने पहले एक प्रयोग किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा, फिर उसने देखा होगा क्या क्या होता है, फिर उसमें क्या होगा। क्लियर है? तो करें पहले हम, ठीक है। नियम तो तभी बनेंगे जब पहले प्रैक्टिकल किया होगा। आप देखो यहाँ पे, ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, सी सी बातें। कितने लक्षण लिए हैं, 7 लक्षण लिए। किससे लिए, मटर के पौधे पे लिए, ये तो ये वो तो आप जान सकते हैं, इसे समझाने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या किया उसने, एक लंबा मटर का पौधा लिया। क्या लिया, एक लंबा। तो अगर लंबा लिया होगा तो सी सी बात है, उसमें क्या होंगे, इस तरह से जीन होंगे, अभी समझा चुका हूं। ये भी लंबे को, ये भी लंबे को, तो शुद्ध लंबा, प्योर लंबा का मतलब समझ रहे हो। एक तो वो बोलेगा लंबा, एक बोलेगा शुद्ध लंबा। शुद्ध लंबा का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों जीन लंबे वाले हो। कैसे होने चाहिए, लंबे वाले। जो दोनों जीन ये बोले लंबे बनाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बोलेगा बौना बनाओ, एक बोलेगा लंबा बनाओ, तो भी वो कैसा बन जाएगा, लंबा बन जाएगा। लंबा तो हुआ पौधा, तो क्या वो शुद्ध लंबा हुआ, नहीं ना, बौना वाला जीन भी तो है उसके अंदर। तो क्या होगा, ये कौन सा है, एक हमारा लंबा पौधा लिया हमने और एक कैसा पौधा लिया, इधर कर लेता हूं, एक कैसा पौधा लिया, लंबा पौधा, ठीक है, शुद्ध लंबा, और एक शुद्ध बौना, ऐसा लिया लिया यहां पे। अब क्या किया, पहले से युग्मक बने होंगे, क्या बने होंगे, युग्मक बने होंगे, तो भाई इससे युग्मक बन गए इस तरह से। और तुम्हें पता है जब युग्मक बनते हैं तो जीनों के जोड़े में से क्या होता है, क्या होता है, तो पता नहीं, जब युग्मक बनते हैं जीनों के जोड़े में से एक एक अलग हो जाता है। ये तो इसी ने तो समझाया था, यहाँ पे दिक्कत नहीं आए। तो क्या होगा, जीनों के जोड़े में से एक एक अलग हो गया, तो ये क्या है, ये युग्मक। क्या बन रहे हैं ये, ध्यान रखना, ये जीन का जोड़ा है, क्या है, जीन का जोड़ा। और किसके जीन का जोड़ा, जनक, जिससे ये पैदा होने वाले। तो ये क्या है, ये जो दोनों है वो क्या है, युग्मक, युग्मक। यहां तक शायद क्लियर होगा, छोटा है क्या ज्यादा, चलो ऐसे लिख लो, युग्मक, ठीक है ना। अब इससे भी क्या बने होंगे, ये तो पॉइंट क्लियर है ना, कि जब क्या होता है, अरे यहाँ पे तो दिक्कत नहीं आ रही ना, जब युग्मक बनते हैं तुम्हें पता है, ये सिखा चुका हूं पहले ही। तो जीन के जोड़े में से क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं, एक एक रह जाता है बस। तो यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ। अब इनका जब क्रॉस कराएंगे हम, क्या कराएंगे, इनका क्रॉस कराएंगे, तो सीधी सी बात है, जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, F1 संतान बनेगी। अरे पहली संतान तो बनेगी, इनसे जो संतान बनेगी वो पहली बनेगी, फिर उस संतान से जो अगली संतान बनेगी वो कौन सी संतान होगी, दूसरी संतान होगी। अब यहां पे देखो, अब कराने का जो नियम है वो ये है, कौन सा नियम होता है, ये होता है पनेट, ठीक है ना। किससे करते हैं हम, पनेट से करते हैं। अब यहां पे देखो, उसमें मैसेज रखा है, लेकिन मैं ऐसे लिखता हूं तो और आसान पड़ता है। देखो यहाँ पे दोनों युग्मक लिख लो, इसके लिख लिए, दोनों क्या लिख लिए, युग्मक लिख लिए। इस साइड बनाया, इस साइड भी क्या किया हमने, दोनों युग्मक लिख लिए हैं, ये आपको पढ़ाया था, याद है कुछ। और फिर क्या करा, जैसे मल्टीप्लाई करते हो ना आप, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो क्या बना, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, कैपिटल स्मॉल टी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्योंकि यहाँ पे ये बनेगा कैपिटल स्मॉल टी और इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे कैपिटल स्मॉल टी। ये बनी कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। अरे पहली पीढ़ी बनी ना, तो इसे क्या बोलोगे आप, F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी का मीन्स पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी जो बनी है। अरे ये कौन है, ये तो जनक है। जनक मीन्स इसके माता पिता है, माता पिता है ना, ये इसके माता पिता है, सीधी सी बात है। ये क्या है, इनकी पहली पीढ़ी है,
पहली संतान, ठीक है ना, पहली संतान नहीं, पहली पीढ़ी। तो क्या होगा, ये हो गया, तो ये प्रथम पीढ़ी बन गई इससे। अब इसमें देखो, यहां पे लगता है प्रभाविता का नियम। क्या लगता है, प्रभाविता का नियम। अब ये आपको पता है कि ये लंबा पौधा है, ये लंबे पौधे वाला जीन है ना, तो ये वाला जीन क्या बोलता है कि पौधे को कैसा बनाओ, लंबा। ये वाला जीन क्या बोलेगा, पौधे को बोना बनाओ, ठीक है। तो क्या पौधा कैसा बनेगा, यहाँ पे प्रभाविता का नियम लगता है। यहाँ पे छोटे वाले जीन के प्रभाव को बड़े वाले जीन का प्रभाव खत्म कर देता है। जैसे ये बोल रहा है क्या, बोना बनाओ, तो लंबा वाला जीन क्या कर देगा, इसके प्रभाव को खत्म कर देगा, तो पौधा कैसा बनेगा, लंबा। ये चारों कैसे बनेंगे, लंबे। तो F1 पीढ़ी में सब क्या बने, लंबे। तो यहाँ पे कौन सा नियम बना लगा, प्रभाविता का। प्रभाविता का मीन्स होता है एक जीन ने दूसरे जीन का प्रभाव समाप्त कर दिया, ठीक है। अब अगर क्या हुआ, अगर हम कराएं F2 पीढ़ी, क्या कराएं, F2 पीढ़ी। अब इनके दो पौधे ले ले हम, क्या करें, दो पौधे ले ले। अब हमने क्या किया, इसमें से जो पौधे थे उनमें क्रॉस कराया, किसमें कराया, इनमें दो में क्रॉस कराया, ठीक है। यहां से हो जाएगा, उधर करा दो, उधर करा दो, चलो। यहां पे देखो, अब F1 पीढ़ी बन गई। अब F1 पीढ़ी के हमने दो पौधे लिए, कितने पौधे लिए, दो पौधे लिए। और आपको पता है कोई सा भी पौधा उठा लो F1 का, तो जीन सब में सेम ही है। तो हमने क्या लिए, दो पौधे लिए। अब इससे युग्मक कैसे बनेंगे, तरीका बिल्कुल सेम रहता है, टी एंड टी, ये टी एंड टी, वही कर दो। क्या कर दो, जब भी किया था, कौन सा नियम होता है, पनेट। ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया, वही तरीका। कौन सा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या होगा, टी एन टी। फिर इसी के मल्टीप्लाई इससे, कैपिटल स्मॉल। छोटा हो गया क्या, थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, बात को दिक्कत आई तुम्हें। ये तो साफ चमक रहा है ना, तो साफ दिख रहा है, ये भी साफ दिखेगा। देखो बड़ा कर दिया हमने थोड़ा। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है ना आपको, एक को लो सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर दूसरे को लो सबसे मल्टीप्लाई कर दो। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा, कैपिटल कैपिटल टी। फिर इसकी इससे करोगे तो, फिर इसकी इससे करोगे, इसकी इससे करोगे तो, अरे कैपिटल स्मॉल नहीं आएगा। और अगर इसकी इससे करोगे तो स्मॉल स्मॉल टी, ठीक है। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखें ये कौन सी पीढ़ी हुई, F2 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी है ये, बहुत ही इजी तरीका है ये, बहुत ही इजी, एकदम समझ जाओगे। यहां पे देखो, ये क्या बोला, यहां तो दोनों जीन क्या है, लंबे, तो ये भी बोलेगा पौधे को लंबा बनाओ, ये भी, तो ये तो लंबा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बोलेगा, एक जीन बोल रहा है क्या, लंबा बनाओ, एक जीन बोल रहा है छोटा बनाओ। और यहाँ पे आपको पता है लंबे वाले का प्रभाव छोटे वाले के प्रभाव को खत्म कर देता है, पौधा कैसा बन जाएगा, लंबा। ये भी ऐसे ही लंबा। अब यहाँ पे दोनों जीन बोल रहे हैं सब बोना बना दो, बोना बना दो, बोना बना दो, ये क्या बन जाएगा, बोना बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लंबे कितने बने, लंबे 3 और बोना 1। बात समझ आ रही है। तो जो गुण देखो यहाँ पे F1 पीढ़ी में खत्म हो गया था, सोचने वाली बात है, जो गुण क्या था F1 पीढ़ी में क्या हो गया था, अरे खत्म नहीं हो गया था, वो क्या हो गया, F2 पीढ़ी में फिर से आ गया। देखो F1 पीढ़ी में ये गुण खत्म हो गया था ना, क्योंकि कोई भी बोना नहीं था। भी क्या थे, इनके जनक में एक बोना था और एक लंबा था। लेकिन जब F1 पीढ़ी बनी तो उसमें सब क्या हो गए, लंबे। तो इसका मीन्स F1 पीढ़ी में बोना वाला प्रभाव खत्म हो गया, लेकिन देखो F2 पीढ़ी में फिर से बोना वाला प्रभाव आ गया, ठीक है। तो इसी को देखते हुए उसने क्या दिए, मेडल ने कुछ रूल और रेगुलेशन दिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये समझ में तो आ गया क्लियर। इसी प्रैक्टिकल से हम निकालने वाले 3 रूल जो है, ठीक है। अब यहां पे देखो फिनोटाइप जीनोटाइप समझ लो। फिनोटाइप का मीन्स क्या होता है, फिनोटाइप का मीन्स होता है देखने के आधार पर कि ये कितने तरह के हैं। जैसे यहां पे देखें हम, तो देखने में क्या है, एक लंबा है और एक बोना है, तो ये क्या हुआ इसका फिनोटाइप। मतलब देखने में कैसा है, फिनोटाइप उसको बोलते हैं जनरल भाषा में, देखने में ये कैसा है उसको क्या बोलोगे, फिनोटाइप। जीनोटाइप के नाम से पता चल जाए जीन किस किस टाइप के, नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना। फिनोटाइप का मीन्स क्या होगा कि ये देखने में किस स्टाइल का है, किस टाइप का है। और
जीनोटाइप का मीन्स इसमें जीन किस किस टाइप के, तो निकाले फिनोटाइप जीनोटाइप्स। अब देखो फिनोटाइप कैसे निकालते हैं, देखने में और जीन में कैसे कैसे हैं, बस इतना याद रखना है, ये हो गया। फिनोटाइप देखो क्या है, फिनोटाइप, फिनोटाइप का मीन्स क्या होता है, देखने में कैसा है, सिंपल भाषा लिख देता हूं, देखने में कैसा है, देखने में कैसा है उसे बोलते हैं फिनोटाइप, समझ आ गया। अब तुम्हें पता है चारों क्या है देखने में, चारों क्या है, लंबे हैं, क्या है, लंबे, तो सबका जीनोटाइप क्या, फिनोटाइप क्या हुआ, समान, अरे समान नहीं हुआ, अरे देखने में कैसे है सब, दिमाग पे जोर डाला करो थोड़ा, देखने में कैसे है सब, तो फिनोटाइप कैसा हुआ, समान हुआ, सीधी बात है। जीनोटाइप कैसा हुआ, जीनोटाइप का मतलब जीन किस किस टाइप के, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, जीन सबके एक टाइप के नहीं है, बिल्कुल समान नहीं है, टीटी एंड टीटी, तो क्या हुआ, यहाँ पे फिनोटाइप भी समान है, जीनोटाइप भी सबका समान है, समझ आ गया। तो जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप, जीनोटाइप थोड़ा दिमाग पे भी बोल डाला करो, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है, भाई जीन कितने टाइप, कितने प्रकार के, तो क्या होगा, जीन कितने, कितने टाइप को क्या बोलते हैं, प्रकार के, प्रकार के हैं, तो यहाँ पे कितने प्रकार के जीन है, आपको पता है सब जीन सेम ही है, तो सब क्या है यहाँ पे, टीएनटी, सब यही है, यहाँ पे कोई एफ टू पीडी में देखेंगे, अब देखो अगर फिनोटाइप देखें, फिनोटाइप, फिनोटाइप का मीन देखने में कैसे, आप देखो यहाँ पे देखने में ये भी क्या होगा, लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, लेकिन ये क्या होगा, बोना, तो अगर लंबे और किसका देखें हम टाइप, लंबे और बोने में देखें फिनोटाइप, इसमें लंबे और बोने, लंबे और बोने में अगर फिनोटाइप देखें तो बताओ मुझे, लंबे कितने, 3, और बोने कितने, 1, तो रेशियो क्या रहा, 3:1, ठीक है ना। इसी तरह से जीनोटाइप देखते हैं हम, जीनो, तीनों हो गया, जीनो टाइप, अब जीनोटाइप देखें इसका, तो कितने टाइप के जीन है यहाँ पे, देखो एक कौन सा टाइप का है, दोनों क्या है, कैपिटल, एक इस टाइप का है, एक कैपिटल और एक स्मॉल, और एक इस टाइप का है, दोनों स्मॉल। अब देखो क्या है, कैपिटल, दोनों कैपिटल कितने, देखो एक ही है ना, और एक कैपिटल एक स्मॉल कितने, देखो एक ही है और एक ही, दो है, और एक दोनों कैपिटल किसमें है, देखो एक ही है, तो इसका रेशियो क्या रहा, 1:2 समझ आ गया। तो इससे कितने रिजल्ट निकले, सब रिजल्ट समझ में तो आ रहे हैं, देखो क्या, पहला रिजल्ट ये समझ में आ रहा है कि जो लक्षण पहली पीढ़ी में नहीं दिखे वो दूसरी पीढ़ी में दिख गए ना, देखो इसका मीन्स क्या होता है, केवल यहाँ पे प्रभाव नहीं दिखता, लेकिन जीन ऐसा नहीं है जीन खत्म हो जाए, ये तो, अरे इससे तो रिजल्ट ये निकलना कि यहाँ पे अगर प्रभाव नहीं भी दिखा उसका तो ऐसा नहीं है जीन भी खत्म हो गया, वो जीन रहेगा, ठीक है, एक रिजल्ट तो ये निकला, निकल गया ना। दूसरा रिजल्ट ये निकला कि एक जीन का प्रभाव दूसरे जीन के प्रभाव को दबा लेता है, ये भी तो रिजल्ट निकल आने से, तो यहाँ पे कुछ मेन रिजल्ट निकाले थे मेडल ने, वही हम लिखने वाले, बात तो समझ में आ गई, मैं वहां पे लिखूंगा तो समझ में तो आ जाएगा ना, चलो इसे नोट कर लो, यहां तक समझ आ गया। अब देखो, अब उसने जो प्रैक्टिकल किया था, किसने, मेडल ने, फिर उसके 3 नियम उसने दिए। पहला नियम देखो वहीं पे आपने देखा था, जो देखा था वही उसने लिखा है, क्या हुआ था, प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, इसमें क्या दिया था, प्रभाविता का मीन समझ रहे हो, वहां पे आपने देखा था कि छोटे वाले जो बोने वाले बनाने वाले जीन का लक्षण था, वो बड़े वाले जीन ने क्या कर दिया था, उसे समाप्त कर दिया था, उसे दबा लिया था। इसका मीन्स एक जीन का प्रभाव दूसरे जीन के प्रभाव पर प्रभावी हो गया, तभी तो हुआ, एक जीन का प्रभाव रहा उसमें, एक का प्रभाव खत्म हो गया, तो इसे बोलते हैं प्रभाविता, क्या बोलते हैं, प्रभाविता होते हैं। तो इसमें जो उसने नियम दिए हैं वो क्या दिया, पहले तो ये बोला उसने, और जीन को क्या बोलते हैं, जीन को क्या बोलते हैं, जीन को कारक भी कहते हैं, जीन को कारक भी कहते हैं। देखो पहला दिया उसने लक्षणों, पहला तो ये है कि क्या, जो लक्षण होते हैं ना,
लक्षणों का निर्धारण, ये तो आप सीख चुके हैं ना। लक्षण कौन निर्धारित कर रहा है? जीन कर रहे हैं। तो लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? कारक, इसको कारक भी बोलते हैं, कारक या जीन द्वारा होता है। ये आप सीख चुके हैं, इसके द्वारा ही तो होता है ना। अब दूसरा बोला है इसने, इसमें आपने एक चीज और देखी थी, जीन काय में थे? जोड़े में थे ना, गुणसूत्र भी जोड़े में थे। तो दूसरा नियम है, जीन किस में होते हैं? जीन या कारक, दोनों इसी के नाम है। कारक क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं। दूसरा नियम भी क्लियर है। थर्ड नियम है जो प्रभाविता, मेन इसका रूल्स है क्या? इसका मेंस रूल क्या है? मेन जो रूल है वो ये है कि यहां पे क्या दिया था उसने बोला था कि यदि जोड़े में क्या हो, यदि यहां पे जीनों के जोड़े में दोनों जीन क्या हो? विभिन्न हो, तो एक उसमें से प्रभावी हो जाता है और एक अप्रभावी हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यदि जीन या कारक के जोड़े में दोनों जीन क्या हो? दोनों जीन भिन्न हो। भिन्न का मीन तो समझ रहे हो आप, विभिन्न या भिन्न? विभिन्न हो, तब उसमें क्या होता है? उसमें एक प्रभावी व दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, होता है, राइट। अपने तो लिखेंगे अपने सिंपल वाली लैंग्वेज में। ये तो तुम्हें सीधी बात है, ये तो भाई मैन यहां से तो रूल उसने यही बनाया ना, यहां से जो बनाया वो प्रभाविता का नियम जो बनाया उसने बनाया तो यही है ना। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब उसने प्रभाविता का नियम समझाया है तो इसने दो ये वाले रूल भी ऐड किए। तो अगर ऐसे लिखोगे तो सीधी सी बात और अच्छा रहेगा और एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ इसने एक अच्छी सी चीज बताई है सही से। तो क्या होगा? ये हो गया। तो एक रूल समझ आ गया। दूसरा बोला बी, देखो बी संयोजन का नियम। देखो बी का मतलब क्या होता है? संयोजन का मीन्स क्या होता है? संयोजन का मीन्स तो आपको पता है जुड़ना होता है। क्या होता है इसका मतलब? जुड़ना या मिलना। ये बहुत बार बता चुका हूं मैं, जुड़ना या मिलना ही तो होता है इसका मतलब। अगर दो चीजें जैसे क्या होता है, नरी युग्मक मादा युग्मक क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? संयोजन है। लेकिन अगर ना मिले तो क्या बोलेंगे? बी संयोजन। बात समझ आ रही है? संयोजन का मीन्स होता है मिलना और बी संयोजन का मीन्स होता है नहीं मिलना। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? बी संयोजन का नियम। तो यहाँ पे इसका मतलब कुछ ना कुछ मिल नहीं रहा होगा। तो मिल क्या नहीं रहा होगा? मिल क्या नहीं रहा होगा? तो यहाँ पे तो तुम्हें पता है दोनों जीन ही है, तो जीन आपस में मिल नहीं रहे होंगे। बात समझ आ रही है? जैसे क्या हमने देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारी पीढ़ी थी तो वहां पे ये जो जीन्स थे, एक स्मॉल टी था, एक स्मॉल टी था और एक कैपिटल टी था ना। तो क्या था कि ये दोनों, उसका मतलब ये होता है जीन जो जोड़े में होते हैं आपस में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है। बात समझ आ रही है? घुलते नहीं है क्यों? उसका रूल्स ये है कि जब आपने देखा कि F1 पीढ़ी थी तो उसमें क्या था? कैपिटल स्मॉल दोनों टी थे, लेकिन कैपिटल टी का लक्षण वहां पे दिखा नहीं था। लेकिन क्या हुआ? लेकिन आपने जब F2 पीढ़ी में देखा तो स्मॉल टी का लक्षण भी दिखाई दिया, बोना भी बना उसमें। भाई F1 पीढ़ी में क्या था? सभी लंबे पौधे थे, इसका मतलब स्मॉल टी का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया। लेकिन F2 पीढ़ी में क्या था? F2 पीढ़ी में बौने पौधे भी तुम्हें दिखे, इसका मीन्स स्मॉल टी का लक्षण भी F2 पीढ़ी में दिखा। तो इसका मतलब यही तो हुआ, अगर ये F1 पीढ़ी में ही घुल जाता है इसमें टी कैपिटल टी में, तो फिर F2 पीढ़ी में इसका लक्षण कैसे दिखता? बात समझ आ रही है? अरे बात समझ आ रही है ना? क्या अगर ये जैसे F1 पीढ़ी बनाई थी आपने, अगर ये F1 पीढ़ी में ही स्मॉल टी कैपिटल टी में घुल जाता तो क्या होता? क्या F2 पीढ़ी में इसका लक्षण दिखता? फिर नहीं ना। तो इसका मतलब ये शांत था ओनली। बात समझ आ रही है? ये स्मॉल टी जो था ओनली शांत था, साइलेंट था। ये क्या था? अपने टाइम का वेट कर रहा था। जैसे इसे टाइम मिला इसने अपना कारनामा फिर दिखा दिया। तीसरी बात है। अब देखो यहाँ पे, यहां तक समझ आ गया? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसने यही बोला है कि कभी भी जो जीन
जोड़े में जो कारक होते हैं, जो जीन होते हैं, आपस में घुलते नहीं है। बात समझ आ गई? तो हम क्या लिखेंगे इसका बी संयोजन का नियम। उसने मेडल ने बोला जोड़े 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 में जीन या कारक आपस में क्या नहीं होते, घुलते घुलते और मिलते। क्यों घुलते मिलते, सही ना, घुलते मिलते नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, उसका रीजन भी दिया था मेडल ने, क्योंकि क्योंकि जो लक्षण F1 पीढ़ी में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। पीढ़ी में क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, समाप्त हो गया था। वो क्या हुआ, वह F2 पीढ़ी में फिर से दिखने लगा। वह F2 पीढ़ी में फिर से दिखने लगा। बात क्लियर है? देखो ये भारी थोड़ी है, जो हमने वहां पे सीखा वही बातें लिख रहे हैं, बस वो याद होना चाहिए जो किया है। अब स्वतंत्र अव्यवों का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, मैं अव्यव कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया। अब देखो क्या होगा, यहां पे देखना आपको कि ये नियम क्या था। दोनों तो समझ आ गए, ये निकाल के सारे रूल्स जो हमने वहां पे अपने F1 F2 पीढ़ी बनाई थी ना, उसे अच्छे से समझ लेना, ये तो उसी से निकाले हमने। अब यहाँ पे देखो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या होता है। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम होता है कि एक जीन, जैसे मान लो, ठीक है, इसे एक सेकंड समझ लो आप, क्या होता है कि मान लिया हमने कि हमारे पास क्या है, हमारे पास दो क्वालिटी है। एक तो डिसाइड कर रहा है उसकी लेंथ को, किसको, और एक डिसाइड कर रहा है उसके कलर को। तो कलर वाले जो जीनों का जोड़ा होगा वो लेंथ वाले जीनों के जोड़े से कोई भी इसका मतलब नहीं होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। देखो नाम से पता चल रहा है ना, स्वतंत्र, स्वतंत्र का मीन्स फ्रीडम, एकदम फ्री है ये, दूसरे वाले जोड़े से, जीनों के जोड़े से कोई भी मतलब नहीं होता। इसका मीन्स क्या होता है, एक लक्षण का जीन का जोड़ा दूसरे लक्षण के जीन के जोड़े से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। बात समझ आ गई? जैसे क्या है, आपके पास दो जीन के जोड़े हैं, मान लो कि एक तो आपको बना रहा है कलर, क्या बना रहा है, एक तो बना रहा है TNT लेंथ, टेल, ठीक है ना, लंबाई बना रहा। दूसरा मान लो कि ये कलर का है, कलर में अपने साइड से लिख देता हूं C4 कलर, C&C, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहां पे जो कलर वाला है ना जीन का जोड़ा, उसे लंबाई के जीन के जोड़े से मतलब नहीं है कुछ भी, तू कुछ कर मैं कुछ करूं, बात करता हूं, ठीक है। यहां पे देखो, तो ऐसे क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या है, एकदम स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अब बायो में किया था प्रैक्टिकल, मेडल ने क्या किया था, तो मेडल ने क्या लिया, मेडल ने क्या लिया था, मेडल ने आपको पता है क्या लिया था, एक पौधा, जो मटर का पौधा लिया था, एक के बीच कैसे थे, गोल है, और एक के झुर्रीदार थे, एक के कलर कैसा था, हरा, एक का पीला था। इसका मतलब ये हुआ कि हरे वाले जो कलर का जीन्स है, उसका कोई भी मतलब नहीं कि ये गोल होगा या झुर्रीदार होगा। यहां तक बात क्लियर समझ में आ गई होगी। तो हम बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख देंगे कि एक जीन के, एक लक्षण के जीनों के जोड़ा दूसरे लक्षण के जीनों के जोड़े से फ्री होता है, मुक्त होता है। बिल्कुल अपनी सिंपल भाषा में लिखेंगे, बुक में तो नहीं लिख रखा, बुक में तो हार्ड हार्ड से पता नहीं कैसे लिख रखे। तो हम लिखेंगे कि एक क्या होता है, एक लक्षण लक्षण वाला जीन का जोड़ा, जीन या कारक का जोड़ा जोड़ा दूसरे लक्षण वाले जीन या कारक के जोड़े से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र
स्वतंत्र होता है, होता है। कोई दिक्कत? समझ आ गया होगा? सीधी बात है, इसे नोट करो जल्दी। अब देखो यहां तक तो क्लियर समझ आ गया ना? ध्यान रखना, बस क्या करना है आपको, स्टार्ट करना है और आराम से मूवी की तरह देखना है, बिल्कुल मूवी की तरह, लेकिन माइंड साइलेंट होना चाहिए, ठीक है? खुद ब खुद समझ आ जाएगा। यहां पे देखो क्या करना है, हमें 3 नियम करने हैं जो काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या समझ तो आ गया? मैंने क्या बोला था, जीनों को जोड़ा और जीनों के प्रभाव जब स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था यही बताया था ना। अगर वो समझ में नहीं आया तो फिर अगला वाला चैप्टर कुछ समझ नहीं आएगा। देखो यूज हो रहा है ना जीनों का, जीने को जोड़ेगा है, उसी पे सब टोटल डिपेंड है। यहाँ पे देखो एक प्रभाविता का नियम आप पढ़ चुके हैं ना? क्या होता है इसमें, अभी तो लिखा था। जब क्या होता है, जब जीन के जोड़े में, कारकों के जोड़े में एक जीन क्या करता है, दूसरे जीन के प्रभाव को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, उसे क्या कहते हैं, प्रभाविता। तो क्या होता है, हम लिखेंगे जब किसी जीन के जोड़े में किसी, बिल्कुल सिंपल में लिखेंगे अपने तो, जब किसी जीन या कारक कारक के जोड़े में, किसमें, जोड़े में क्या करता है, एक जीन या कारक दूसरे जीन या कारक का प्रभाव समाप्त कर देता है। क्या कर देता है, समाप्त कर देता है, कर देता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रभाविता कहते हैं। ठीक है ना? प्रभाविता देखो मतलब ही, मतलब इसके नाम से पता चला, प्रभाविता, प्रभावी एक दूसरे पे, और प्रभावी का मीन्स क्या होता है भी। जब एक इंसान दूसरे पे प्रभावी होता है तो सीधी बात है उसकी चलती है, उसकी बिल्कुल चलती नहीं, बात करते। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण का मीन्स आधा है, अपूर्ण का मीन्स क्या होगा, आधा, और प्रभाविता का मीन्स प्रभाव, आधा प्रभाव है। बात समझ आ रही है ना? आधा प्रभाव का मतलब जो जीन के जो जीनों के जोड़े में जो दो जीन है ना, आधा प्रभाव उसका है, आधा प्रभाव उसका है। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे क्या होता, जैसे मेडल ने लिए थे, एक था कैपिटल और एक था स्मॉल, ठीक है? तो तुमने देखा या तो ये लंबा बना या भी बोना बना, लेकिन बीच का नहीं बना ना उसका। अगर बीच का बनता तो क्या होता, ना वो बोना होता, वो लंबा होता। तो क्या होता, अगर बोना बना तो कंप्लीट प्रभाव किसका आ रहा है, स्मॉल टी का, और लंबा बन गया तो कंप्लीट प्रभाव किसका आ रहा है, कैपिटल टी का। लेकिन अगर ये इनके मिडिल बनता तो आधा प्रभाव इसका आता, आधा इसका आता, तो उसी बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता के मींस आधा। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल किया था, यहाँ पे प्रैक्टिकल ये किया कि दो पुष्पों वाले पौधे लिए, एक का पुष्प का कलर क्या था, रेड, और एक का व्हाइट। क्या था, रेड, और एक का व्हाइट। जब रेड में जब क्या किया, और आपको इतना तो पता ही है, जब रेड कलर में आप व्हाइट कलर को मिलाओगे, व्हाइट को, तो क्या बनेगा, गुलाबी बनेगा है। कैसा कलर बनता है, गुलाबी। जब यहाँ पे गुलाबी कलर बना, क्या बना, रेड है ये व्हाइट है, तो क्या बनेगा है, इतना तो आप जानते हो, इसी बार ड्राइंग में आप करके देखना, दोनों को कलर को मिक्स इक्वल क्वांटिटी में होनी चाहिए, तो कैसा निकलेगा, गुलाबी कलर। अब देखो ना तो ये कंप्लीट लाल बना है, ना कंप्लीट व्हाइट बना है, इनके मिडिल बना है। मिडिल क्यों बना है, क्योंकि आधा प्रभाव रेड से गया इसमें और आधा प्रभाव व्हाइट से गया। तो यहाँ पे देखो दोनों क्या दिखा रहे हैं, आधा आधा प्रभाव दिखा रहे हैं, तो सीधी बात है, इसी बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। शायद आपकी समझ आ गई होगी, ठीक है? तो क्या होता है, इसे सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं हम, इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, देखो इसकी डेफिनेशन करेंगे, क्या है, जो दोनों क्या है, जीन है जोड़े में, उसमें एक जीन क्या है, दूसरे जीन पे अपूर्ण रूप से प्रभावी है। देखो पूर्ण रूप से प्रभावी थोड़ी है, क्या है, ये अपूर्ण रूप से प्रभावी। तो हम लिख सकते हैं कि जब जीनों या कारकों के जोड़े में क्या होगा, जीनों या कारकों के जोड़े में एक जीन या कारक, ये तो बात समझ में आ रही है, जीन या कारक कहते हैं इसलिए लिख रहा हूं, देखो दोनों को,
जीन या कारक दूसरे दूसरे जीन या कारक पर क्या होगा, अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है, अपूर्ण रूप से क्या होता है, प्रभावी होता है, प्रभावी होता होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आता है सह प्रभाविता। सह का मीन्स क्या होता है, पढ़ा था, इकोलॉजी में पढ़ा था ना, क्या सह मीन्स साझे में। यहाँ पे जो प्रभाविता दिखाएंगे वो साझे में दिखाएंगे। इसका मीन्स ये होगा कि जो जीन का जोड़ा होगा कंप्लीट ही तो लक्षण उसका आएगा, तो कंप्लीट ही दूसरे का आएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट में एक ने दूसरे के प्रभाव को दबा लिया, खत्म कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ, आधा प्रभाव एक का आया, आधा प्रभाव दोनों का आया, लेकिन यहाँ पे दोनों का कंप्लीट प्रभाव आएगा। जैसे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल होता है ना, तो ब्लड ग्रुप का एग्जांपल ये होता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है। क्या होता है, ए बी, तो उसमें ए जीन भी है और बी जीन भी है। तो देखो ए ने भी अपना पूरा प्रभाव दिखाया, तभी तो ए बी आ गया उसमें कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है आधा ए आ गया आधा ए गायब हो गया, तो सीधी सी बात है। जैसे क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, तो ब्लड ग्रुप में ज्यादा तो यहाँ पे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ब्लड ग्रुप में ऐसा होता है, देखो कुछ ब्लड ग्रुप है जैसे यहाँ किसी का, तो उसमें जीन होते हैं। तो जैसे हमारा आई ए है, ठीक है, आई ए है, तो अगर आई ए होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उसका, ए होगा। और अगर आई वी है तो ब्लड ग्रुप कितना होगा उसका, बी होगा। अगर उसमें दोनों है, आई ए बी है और आई बी बी है, तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब देखो यहां पे देखो आप कि इसका भी कंप्लीट देखो प्रभाव आया इसमें, और इसका भी कंप्लीट प्रभाव आया इसमें, ऐसा तो नहीं आधा आधा आया। तो सह प्रभाविता का मतलब होता है दोनों का प्रभाव, दोनों जीनों का प्रभाव क्या होता है, बराबर आता है। तो क्या करेंगे, हमें पता है कि एक यहाँ पे क्या होगा, जीनों की जो जोड़ा है जीनों का, उसमें दोनों जीन या कारक क्या होंगे, ना तो एक दूसरे पे प्रभावी होंगे ना अप्रभावी होंगे, बिल्कुल समान रूप से क्या होगा, समान रूप से या मिश्रित रूप से प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जब जब जीन या कारक जीन या कारक के जोड़े में क्या होता है, दोनों जीन या कारक क्या होते हैं, ना एक दूसरे पे प्रभावी होंगे ना अप्रभावी होंगे, बल्कि क्या होंगे, मिक्स रूप से दोनों एकदम कंप्लीट प्रभाव दिखाएंगे। तो क्या होगा, दोनों जीन या कारक एक दूसरे पर ना प्रभावी होते हैं ना प्रभावी होते हैं और ना अप्रभावी बल्कि क्या करते हैं, बल्कि समान रूप से या मिक्स रूप से प्रभाव दिखाते हैं। मिश्रित क्या मिक्स को बोलते हैं मिश्रित रूप से प्रभाव दिखाते हैं। क्लियर समझ आ गया। तो तीनों का क्या है, प्रभाविता में क्या होगा, एक प्रभाव दिखाएगा, दूसरे का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होगा, दोनों का आधा आधा प्रभाव आएगा, और सह प्रभाविता में दोनों का कंप्लीट प्रभाव आएगा, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। देखो इसने क्या ए ने बी पर प्रभाव को डाला नहीं ना, बी ने ए पर डाला नहीं ना, दोनों का मिश्रित रूप से समान रूप से आया ना प्रभाव, इसे बोलते हैं। नोट करो इसे। अब देखो आगे समझने वाले हैं क्या हम, जो समझ तो आ गया ना। आपको ऐसा करना है कि जैसे मैंने पूरा चैप्टर समझा दिया आपको, तो क्या करना है, बस आपको एक बार जस्टली रीड कर लेना है चैप्टर को, और कुछ नहीं। समझ में तो यहाँ पे आ गया सब कुछ। और अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, आप नहीं चाहें तो रीड नहीं कर सकते, आप देख के और जो मैंने पढ़ा है उसे समझ के भी आप लिख देंगे, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर और अच्छे से लाने, इस चीज का समझ तो आ गया ना, और तो आप
क्वेश्चन बैंक में या कोई भी पेपर में करके, और आप उसे देख के अगर खुद से आंसर लिखेंगे, फिर मेरे समझ के सब कुछ, और खुद से जब आंसर लिखेंगे तो सीधी सी बात, आपको जो प्रैक्टिस वहां पे, जो जैसे वहां पे लिखना पड़ेगा, तो ऐसे घर पे लिख के चले जाएंगे आप, तो वहां पे ऐसे लगेगा घर लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहु, हमारा काम वही है निकालना, मतलब बहु का मतलब बहुत से, बहुत, बहुत से होता है ना बहु का मतलब। तो प्रभावी का मतलब प्रभाव, तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत से प्रभाव दिखा रहा है, और किसकी बात चल रही है आपको पता है, अरे जीन की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसका मीन्स ये होगा, आपने देखा होगा एक जीन केवल एक ही लक्षण को कमांड करता है, कमांड करता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा होगा, देखो बहुत से प्रभाव, इसका मतलब एक जीन कई लक्षणों को क्या कर रहा होगा, कई लक्षणों को प्रभावित कर रहा होगा, या उन पे प्रभाव दिखा रहा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, बहु प्रभाविता। अब यहाँ पे देखो बहुजीनी, बहु का मीन्स, दोनों का मीन्स निकालना, फिर एकदम डेफिनेशन लिख देंगे। बहु का मतलब बहुत से, बहुत से, जीनी का मीन्स जीन, तो यहाँ पे बहुत से जीन क्या कर रहे हैं, बहुत सी जीनों की बात चल रही है, तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो आपको पता है क्या कर रहा है, एक जीन एक से अधिक प्रभाव दिखाता है, और एक से अधिक प्रभाव दिखा रहे हैं यहाँ पे देखो, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है उसका, बहुजीनी, बहुजीनी का मीन्स बहुत से जीन एक लक्षण को क्या कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्या होता है, जब जब एक जीन क्या करता है, एक से अधिक लक्षणों को, किसे, अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, को प्रभावित करता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बहु प्रभाविता कहते हैं, उसे बहु प्रभाविता कहते हैं। यहां तक पॉइंट शायद क्लियर हो गया होगा। यहां पे देखो बहुजीनी का मीन्स, बहुजीनी का मीन्स क्या होता है, बहुजीनी का मीन्स होता है कि जब बहुत से जीन किसी एक लक्षण को क्या करे, प्रभावित करे, तो क्या होता है, वह बहुजीनी होता है। आप बस एक काम सीख जाओ कि इससे आंसर निकालना, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि आपने 12th के बाद पढ़ाई का एंड कर दिया, आपको आगे भी करना चाहिए, इसी बात है, आपको अगली क्लासों में भी जाना है, बीएससी भी करना है, या नीट करना है, कुछ भी करना है अपनी लाइफ में, इसी बात है, कुछ ना कुछ करना है, तो वहां पे काम देगा कि ऐसे आप इसको पढ़े, चाहे वर्ड इंग्लिश का है चाहे हिंदी का। वर्ड क्या बनता है, वर्ड मिक्सचर से ही बनता है, अरे इसका मीन्स कुछ ऐसा होगा तभी तो ये बनाया है ऐसा, ठीक है। तो वर्ड से मीन्स निकालना सीख लेना। यहाँ पे क्या होगा, बात समझ आ गई, तो हम क्या करेंगे, जब एक लक्षण को, किसे, एक लक्षण को क्या करते हैं, को एक से अधिक जीन, एक से अधिक जीन, एक से अधिक जीन प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बहुजीनी है ना, बहुजीनी क्या बोलते हैं, वंशागति कहते हैं, वंशागति कहते हैं। शायद क्लियर हो गया, ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो अगला देखने वाले हैं हम उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन का मीन्स क्या होता है, उत्परिवर्तन का मीन्स होता है अचानक परिवर्तन। क्या, उत का मीन्स होता है अचानक, उत का मीन्स क्या होता है, अचानक, मतलब अचानक जो उत्पन्न होते हैं परिवर्तन, उसका मीन्स अचानक उत्पन्न होना, परिवर्तन का मीन्स चेंज, तो अचानक जो चेंज हो जाते हैं तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। तो इसे क्या बोलेंगे, अचानक परिवर्तन। परिवर्तन का मीन्स क्या होता है आपको पता है, चेंज, तो क्या होगा, अचानक चेंज हो जाएगा। अब किस में चेंज होगा अचानक, सीधी बात है, संतान में। जैसे मान लो किसी के, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने देखा होगा कि जो वो होते हैं, जीव होते हैं, कि कभी कभी ऐसे मान लो कि कोई 3 सींगों वाली बकरी पैदा होगी है, मतलब, और ये 5 टांगों वाली कोई बकरी पैदा हो गई, या कोई बच्चा पैदा हो गया, तो अचानक में एकदम डिफरेंट परिवर्तन है, डिफरेंट नहीं है। अब तुम्हें पता है कि लक्षण आते किससे, मान लिया
कि एक हम बकरी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने पढ़ा भी था एक बार, ठीक है, अखबार में न्यूज पढ़ी थी मैंने। तो क्या होगा, एक बकरी का एग्जांपल लेते हैं, तो क्या होगा, इसके जो जनक बकरी थी उसमें 2 सींग थे। कितने सींग थे? 2 सींग थे, ठीक है। अब हुआ ये कि इसकी जो संतान बकरी थी, है, जो बकरी थी इसकी संतान, उसमें 3 सींग हुए। क्या हुए? 3 सींग हुए। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि लक्षण होते किससे, ये मैं बता चुका हूं। ये लक्षण किसके? 2 सींग थे इसके, किसके कारण थे ये लक्षण? जीन के कारण होते हैं, सीधी सी बात है। अब क्या होगा, अगर लक्षण में परिवर्तन आया होगा तो पहले किस में परिवर्तन आया होगा? जीन में। ये तो होता है भाई, ये 2 सींग कौन बना रहा था? जीनों का एक जोड़ा बना रहा था, ठीक है। फिर 3 सींग बन गए, क्यों बन गए? क्योंकि पहले परिवर्तन करने वाले में परिवर्तन हुआ होगा। नहीं समझ आया? अरे परिवर्तन, जीन, जो ये लक्षण होते हैं, लक्षण उत्पन्न कौन करता है? जीन करता है। लक्षण में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब जो परिवर्तन उत्पन्न कर रहा है उसमें परिवर्तन हुआ होगा। इसका मीन्स होता है अगर एक संतान, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ परिवर्तन आता है तो सीधी सी बात है जीन में पहले परिवर्तन आता है। अरे काम में परिवर्तन जब भी तो आएगा, काम करने वाले में परिवर्तन आएगा, है। आप कम पढ़ते हो, कम टैलेंटेड हो जाओगे, जब आप अपने आप में परिवर्तन कर दोगे, ज्यादा पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो आप टॉपर हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, काम करने वाले में परिवर्तन आया होगा, उसके बाद काम में परिवर्तन आया होगा। तो सीधी सी बात है, जब परिवर्तन आते हैं तो क्या होता है, जीन में परिवर्तन आते हैं। अगर परिवर्तन अचानक आया है तो जीन में भी क्या होगा? अचानक परिवर्तन हुआ होगा। बात क्लियर है? बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? जब जब संतान में क्या होते हैं? अचानक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जो किससे होते हैं? जो जनक से भिन्न होते हैं, जो कि जनक से एकदम भिन्न होते हैं। एकदम का मीन्स बिल्कुल डिफरेंट, से एकदम भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? होते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं, क्या है? लाते हैं। शायद टॉपिक क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। अगर किसी भी संतान में, किसी भी जीव में अगर परिवर्तन करना है तो सीधी सी बात है, पहले जीन में परिवर्तन करा होगा। अगर लक्षण में परिवर्तन हुआ है तो सीधी सी बात है, जीन में परिवर्तन हुआ होगा। अगर लक्षण में अचानक परिवर्तन हुआ है तो जीन में भी अचानक परिवर्तन हुआ होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। मीन्स समझ आ गया? उत्परिवर्तन का मीन्स होता है अचानक होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। हमने लिख दिया कि जब क्या होता है, जब संतान में अचानक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं जो कि जनक से एकदम भिन्न होते हैं। जनक से भिन्न नहीं है, इसके 2 सींग थे, इसके 3 सींग थे, दोनों को सामने खड़ा करोगे अजीब लगेगा, है, तो अचानक परिवर्तन होते हैं, उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब देखो हम करने वाले ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आप अपने साथ साथ करें। जितने भी क्वेश्चन एक एक इंपोर्टेंट है और आपको करना है, सीधी बात है। तो मैं 3-3 क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसका रिवाइज करने में। और ये तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं इसीलिए करा रही हूँ। एकदम देखो 3 क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड, हम 3-3 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं इसीलिए। यहाँ पे देखो डाउन सिंड्रोम और ये है हमारा क्लाइंसी-फैंटर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। ये जुड़े हुए हैं तीनों किससे? गुणसूत्र के हेरफेर से। वैसे आपको पता है गुणसूत्र कितने होते हैं? तो कितने गुणसूत्र होते हैं? सीधी सी बात है 46 होते हैं। अब मेल में कितने होते हैं? मेल में जो होते हैं वो होते हैं 22 प्लस एक्स वाई। समझ आया? 22 प्लस एक्स वाई का मीन्स होता है ये कितने जोड़े हो गए? ये 22 जोड़े हैं, ना कि गुणसूत्र। 22 जोड़े हो गए और एक जोड़ा ये हो गया। तो अरे 46 का अगर करोगे तुम, 46 का क्या करोगे? पेयर बनाओगे तो कितने पेयर आएंगे? 23 पेयर आएंगे ना। तो 22 पेयर ये हो गए और एक पेयर ये हो गया। अब अगर फीमेल का देखें तो फीमेल का देखें उसमें भी ऐसे होता है 22 प्लस एक्स एक्स। अब यहां पे देखो, बात क्लियर है? बात क्लियर है ना कि एक जो कोशिका होती है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 मेल्स में क्या होते हैं? 22 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो कायिका गुणसूत्र होता है। कायिका गुणसूत्र का मीन्स वो काया बनाते हैं। और ये जो होते हैं एक्स वाई, ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ये लैंगिक मतलब जनन से रिलेटिव होते हैं। इसी तरह से फीमेल में भी ऐसे होता है, 22 क्या होते हैं? काया बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं अपने,
और एक्स वाई, ये दो जो गुणसूत्र होते हैं ये जनन से संबंधित होते हैं। ठीक है, अब यहां पे गड़बड़ हुई होगी, ठीक है ना, यहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। इसमें क्या होता है देखो, ये बात क्लियर है ना, यहाँ पे देखो क्या क्या गड़बड़ हुई है वो देखने वाले हैं। यहाँ पे कम बढ़ती, ज्यादा, कम कैसे हुए। अब यहाँ पे डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में 21वां गुणसूत्र जो होगा, यहाँ पे कौन सा गुणसूत्र होगा, 21वां गुणसूत्र जो होगा वो एक एक्स्ट्रा बन जाएगा। प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है, फोटो कॉपी। बनना कितना चाहिए था, एक बनना चाहिए था ना, सब एक एक ही तो होते हैं। अरे नहीं समझ आया, वन पहला गुणसूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके जा रहे होंगे ना, किस तक, 46 तक ऐसे जा रहे होंगे ना। इसमें 21वां जो बना, तो 21 में की एक फोटो स्टेट और बन गई, कॉपी और बन गई, कॉपी और बन गई, तो कितने हो गए टोटल, सोचो कितने थे, 46, एक और एक्स्ट्रा बन गया 21वां, कितने हो गए 47। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, इस सिंड्रोम में क्या होता है, 21वे गुणसूत्र की क्या बन जाती है, प्रतिलिपि बन जाती है। प्रतिलिपि का मतलब जानते हो, फोटो कॉपी जो कहते हो आप, फोटो स्टेट। ठीक है, प्रतिलिपि क्या होती है, बन जाती है, बन जाती है। अब आपको पता है जब गुणसूत्र चेंज हुए होंगे तो तुम्हें तो पता है कि एक जीन भी चेंज हो जाता है ना, एक जीन भी तो भी चेंज हो जाता है पूरा इंसान। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो पूरे का पूरा गुणसूत्र चेंज हो रहा है। अब आप खुद माइंड से सोचो, एक गुणसूत्र पे कितने सारे जीन लगे होते हैं चारों तरफ है, और कितना सा डीएनए होता है उसमें। अब इतना कुछ चेंज हुआ होगा तो कितना चेंज आ गया होगा उसमें। तो सीधी सी बात है, इस तरह से हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, इसमें कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, और वैसे इसकी जो क्वालिटी दे रखी है कि क्या होता है, इसका कद क्या होता है, अगर ऐसे इंसान का कद क्या होगा, छोटा होगा है, कद छोटा होगा, सिर गोल होगा, तो आप उसको तो आराम से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसे तो समझ लेना, एक बार बुक देख लेना, काम हो जाएगा उसमें। वरना मैं भी यहाँ पे बता रही हूँ क्या होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि सीधी बात है, उसका कद क्या होता है, जिसमें इतने ऐसे गुणसूत्र होते हैं, कद क्या होता है, छोटा होता है, और सर क्या होता है उसका, गोल होता है, और जीभ में एक खांसी होती है। ठीक है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, क्लाइसिफेंटर। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है वो, अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें होने कितने चाहिए, अगर मेल्स में देखो तो मेल्स में सीधी बात है 22 प्लस क्या होते हैं, एक्स वाई होते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र की प्रतिलिपि जैसे यहाँ पे बन रही थी ना, एक एक्स गुणसूत्र की प्रतिलिपि और बन जाती है। तो कितने हो जाएंगे, ये तो थे, अब एक एक्स गुणसूत्र और बन गया, तो क्या हो गए 22 प्लस डबल एक्स हो गए ना, अरे एक्स था, एक प्रतिलिपि बन गई वाई, ये हो गया। ठीक है, इसमें कितने हो गए टोटल, इसमें भी अरे 47 हो गए ना, 47 हो गए। इसमें एक चीज यहाँ पे देखो कि आपको पता है अगर फीमेल होगा तो उसमें एक्स एक्स होंगे, तो इसमें आपको एक्स एक्स भी दिख रहे हैं ना। अगर मेल होगा तो इसमें एक्स वाई होंगे, तो अगर देखो तो इसमें एक्स वाई भी दिख रहे हैं ना। तो इसका मीन्स इसके अंदर कैसे लक्षण होंगे, मेल्स के भी होंगे और फीमेल्स के भी होंगे। बात समझ आ गई, मेल्स के भी होंगे और फीमेल्स के भी होंगे। यहां से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बुक से रट नहीं सकते, आप इसको समझ सकते हैं। सीधी बात है, एक्स एक्स है तो किसके लक्षण होंगे इसमें, फीमेल के, एक्स वाई भी है इसमें तो किसके लक्षण होंगे, मेल्स के। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, हम लिखेंगे क्लाइसिफेंटर में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, में एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, अतिरिक्त तो जानते हो, जितना है उससे ज्यादा बन जाती है। अरे एक एक्स से ये दो बन गए तो अतिरिक्त हो गए ना, अतिरिक्त का मीन ज्यादा, अतिरिक्त क्या बन जाती है, प्रतिलिपि बन जाती है, बन जाती बन जाती है। ठीक है ना, बन जाती है। और इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 47 गुणसूत्र कौन से, आप लिख भी देंगे ब्रैकेट में, 22 प्लस डबल एक्स वाई होते हैं। ठीक है, अब इस सिंड्रोम से पीड़ित जो होगा उसमें क्या हो गए, फीमेल और मेल के
दोनों के लक्षण होंगे, आपको बता दिया ना। तो इसमें होगा इस सिंड्रोम से प्रभावित, इस सिंड्रोम से प्रभावित व्यक्ति में क्या होता है, मादा व नर दोनों के लक्षण होते हैं, दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है, सी सी बात है। लेकिन क्या होता है, मादा के लक्षण तो होते हैं लेकिन ये कभी भी मां नहीं बन सकती। लेकिन क्या होता है, यह क्या नहीं हो सकती, कभी भी क्या नहीं कर सकती, माता नहीं बन सकती। माता के मीन्स ये मदर बोल दो या माता बोल दो, या अपनी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती, ऐसा बोल दो, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती है। क्लियर हो गए। अब आता है टर्नर सिंड्रोम। क्या आता है, टर्नर सिंड्रोम। अब देखो क्या होता है, फीमेल जो होती है, फीमेल में गुणसूत्र कितने होते हैं, एक्स प्लस डबल एक्स वाई होते हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स गुणसूत्र गायब ही हो जाता है, कम हो जाता है, इसमें ज्यादा हो रहा था ना, उसमें क्या होता है, गायब ही हो जाता है, गायब हो गया, सीधी बात है। अब ये मेल भी नहीं बची, अगर दोनों एक्स होते तो क्या होती है, मेल होती, और एक्स एक ही वह तो अब तो ये मेल भी नहीं है, फीमेल तो ऑलरेडी भी नहीं है, तो ना मेल है ना फीमेल है, ये कुछ भी ना है। तो क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें हम लिख देंगे कि इस सिंड्रोम में या टर्नर सिंड्रोम में, आपकी मर्जी है लिख सकते हैं, टर्नर लिख दो, चलो टर्नर लिख दो, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। इसमें कितने होते हैं, इसमें 22 प्लस 0x या x0 लिख दो, बात तो एक ही है। अरे इसे क्या है, 0 का मीन्स गायब हो गया ना x, ऐसा होता 22 प्लस x, तो यहाँ पे x क्या हो गया, ये गायब हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया ना, तो o इसका मीन्स तो रियल में अगर देखो ना डीपली तो 0 ही आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप o पढ़ लो 0 पढ़ लो, बात देखिए। तो क्या होगा, xo लिख दिया। एक बात और देखो, अगर xo लिख दिया तो भी बात वही है ना, और ox लिख दिया तो भी, और xo लिख दिया तो भी बात वही है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा बातों पे ज्यादा ध्यान देते हो तुम। xo क्या होते हैं, इसमें xo गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी बची होगी, देखता हूं तुम्हारा माइंड, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, हाँ गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। कोई दिक्कत, तो क्या ये मां बन सकती है, नहीं बन सकती ना, क्योंकि पूरी फीमेल भी तो नहीं है, आधी फीमेल है। तो क्या होगा, इस सिंड्रोम से प्रभावित महिला, यहाँ पे ना ये ऐसे कर लो, प्रभावित महिला कभी संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती, संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है, ठीक है। तीनों क्वालिटी समझ आ गई, कोई दिक्कत, नोट करो इसे। अब देखो यहाँ पे, अब हम करने वाले क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। पहली बात तो आपको पता है कि जीव कितने टाइप के होते हैं, जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं पुष्पों में बोलते हैं उभयलिंगाश्रायी, जिसमें नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं, ठीक है। और मानव में बोलते हैं द्विलिंगी का मीन्स दोनों लिंग होते हैं, मेल्स वाला भी होता है फीमेल्स वाला भी होता है, ठीक है। और एक होते हैं पुष्पों में बोलते हैं एकलिंगाश्रायी, और मानव में या प्राणियों में बोलते हैं क्या, एकलिंगी। बात क्लियर है। पहले तो हमने ये समझा कि सीधी बात है, जीव कितने प्रकार के होते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा कि जेंडर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक क्या होता है, नंबर एक प्राणियों में जो बोलते हैं जिसमें नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं, उसे बोलते हैं द्विलिंगी का मीन्स दोनों जेंडर इसके अंदर होंगे, मेल्स भी और फीमेल भी।
लेकिन पातों में इसका नाम चेंज हो जाता है, उसमें बोलते हैं उभयलिंगाश्रय। उभय का मतलब भी होता है, उभय का मीन्स क्या होता है, सब कुछ, सब कुछ मीन्स फीमेल भी और मेल भी दोनों के लक्षण। ठीक है, फिर आता है दूसरा, आता है एक लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय जो पुष्पों में बोलते हैं एक लिंगाश्रय। एक लिंगाश्रय का मीन्स एक ही लिंग, एक ही लिंग होगा, एक ही जेंडर होगा, या मेल होगा वो, या फीमेल होगा। लेकिन प्राणी में उसको बोलते हैं क्या, एक लिंगी। बात क्लियर है। अब क्या होता है, उभयलिंगाश्रय में तो लिंग निर्धारण होगा नहीं, क्योंकि वो तो दोनों लिंग है उसमें। लेकिन एक लिंगी में, एक लिंगी में तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। उभयलिंगा में क्या है, उभयलिंगा में कोई डिसाइड थोड़ी करना, वो तो उसमें होंगे ही दोनों लिंग, वो तो नर भी होगा और मादा भी होगा। लेकिन एक लिंगाश्रय में निर्धारण करेगा, निर्धारित करना पड़ेगा कि आने वाली संतान जो होगी वो नर होगी या मादा होगी। क्लियर है। इसके लिए क्या किया, इसके लिए एक वैज्ञानिक थे मैकक्लंग, उन्होंने एक रूल दिया जिसे कहते हैं लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। क्या बोलते हैं उसको, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। उन्होंने बताया कि जो लिंग निर्धारण होता है कि आने वाली जो संतान होगी, मेल्स होगी, फीमेल होगी, वो किस पर, गुणसूत्रों पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी बताया कि इसकी जो वंशा गति होती है, मीन्स एक वंश से दूसरे वंश में जो लक्षणों की गति होती है लिंग निर्धारण वाली, वो क्या होती है, मेडल के नियम के अनुसार ही होती है। बात क्लियर है। ठीक है, देखो उसने क्या, उन्होंने बोला, किसने, मैकक्लंग। मैकक्लंग ने क्या बोला, मैकक्लंग ने क्या, लिंग निर्धारण का क्या दिया, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद सिद्धांत दिया। गुण निर्धारण का गुणसूत्रवाद सिद्धांत दिया। क्या सिद्धांत दिया। बात क्लियर है ना। क्या किया उसने, मैकक्लैंग ने कौन सा सिद्धांत दिया, लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। इसका मीन्स तो समझ आ गया। गुणसूत्र पर निर्भर क्या करता है, गुणसूत्र चेंज हुए तो लिंग भी, जेंडर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा अभी देखने वाले। ये हो गया। ठीक है, और उन्होंने बोला अगर इसकी वंशागति होगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाएंगे तो क्या, मेडल के नियम के अनुसार ही जाते हैं। तो उसने बोला कि तथा इनके या इनकी बोल दो, क्या, इनकी वंशागति जो होती है, वंशागति मेडल के नियमों के अनुसार होती है, है। अब देखो यार, ये उसने बताया था। ठीक है, फिर उसने कैसे किया, उन्होंने बोला कि सभी जो जीव होते हैं, जो मानव, यहाँ पे मोस्टली मानव की बात चल रही है, कि सभी जीव जो होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। उन्होंने बोला कि सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या समान का मीन समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग जातियों में समान होगी, एक ही जाति के हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होता है सेक्स रिलेशनशिप जो होता है, एक ही जेंडर एक ही जाति के बीच तो होता है। समझ में आया। यहाँ पे जो जेंडर होगा, ऐसा थोड़ी अलग अलग जाति को थोड़ी ले ले। यहाँ पे जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वो किसके बीच होता है, एक ही जाति के जो जीव होते हैं उनके बीच होता है। तो उसी की बात चल रही थी, इसी बात है। तो उन्होंने बोला है कि अगर एक ही जाति के होंगे तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, समान। अलग अलग जातियों के बीच नहीं, एक ही जाति के बीच क्या होती है, गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है ना। अब समान होती है। अब दो तरह के गुणसूत्र होते हैं, मैं बताता भी हूँ। एक काय के गुणसूत्र कहते हैं जिससे बॉडी बनती है, और एक क्या होते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं जिससे लिंग निर्धारण होता है, जेंडर निर्धारण होता है। तो क्या होता है, दो प्रकार के क्या होता है, जीवों में कितने प्रकार के, दो प्रकार के क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कौन से, एक होते हैं हमारे समजातीय गुणसूत्र भी कहते हैं, काय के बालों को समजातीय
गुणसूत्र, गुणसूत्र होते हैं। समझाते गुणसूत्र का मतलब समझ रहे हो ना, कायिका गुणसूत्र भी कहते हैं, जो काया बनाते हैं, कायिका भी लिख सकते हैं हम। समझाते गुणसूत्र व लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र समझ में आ रहा है। लैंगिक गुणसूत्र का मीन्स जो जेंडर डिसाइड करेंगे, और एक कायिका गुणसूत्र या समझाते गुणसूत्र जो काया बनाएंगे। ठीक है, तो गुणसूत्र होते हैं, बात क्लियर है, होते। ठीक है, अब उसने बताया कि यहाँ पे मानव की बात चल रही है ना, उसने बताया कि लैंगिक गुणसूत्र दो तरह के होते हैं। कितने तरह के आपको पता भी है, एक एक्स और एक वाई, दो तरह के तो होते हैं। उन्होंने बताया कि लैंगिक गुणसूत्र, लैंगिक गुणसूत्र, गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है ना। अब उसने बताया जिन, अरे ये तो आपको पता ही है ना, कि जिसमें क्या होते हैं, जिसमें एक्स एक्स होते हैं वो कौन होता है? स्त्री फीमेल। और जिसमें एक्स वाई होता है वो मेल होता है। यही बताया उसने, ये ऑलरेडी बताया आपको। क्या होता है? जिन जीवों में मीन्स यहाँ पे तो प्राणी क्लियर हो गया ना, मानव क्या है। अरे जीवों में लिखना चाहो जीवों में लिख दो, प्राणी में लिखना चाहो प्राणी में लिख दो। जब बात मानव की चल रही है तो आप मानव भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात तो मानव की चल रही है, हम लिख सकते हैं ना। जिस मानव में क्या होते हैं, ठीक है, मानव लिख दो, प्राणी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन है तो सब जीव ही। तो क्या होता है? जिन जीवों में क्या होता है? डबल एक्स गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वे क्या होती है? वे मादा होती है, मादा होती है। ठीक है, और हम लिखेंगे जिन जीवों में क्या होते हैं? एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, वे क्या होते हैं? वे नर होते हैं, नर होते हैं। बात क्लियर है। अब निकालना अगर देखना है तो ऐसे निकालते हैं। देखो यहां पे क्या है, जैसे नर है, क्या है? नर। नर में क्या होगा? नर में ऐसे होते हैं ना, 22 प्लस के एक्स वाई, ऐसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं। और मादा में क्या होते हैं? मादा में होते हैं 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है ना। अब मैंने क्या बताया था, जब इसके युग्मक बनेंगे, क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। तो जोड़ों में से क्या होता है? एक एक अलग हो जाता है। जब 22 यहाँ पे कितने हैं? 22 जोड़े हैं। क्या है? 22 जोड़े। जब 22 जोड़े हैं तो अब जब अलग अलग करेंगे तो कितने जोड़े बचेंगे? जोड़े नहीं बचते, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या बचती है। तो गुणसूत्र की संख्या में लिख दो, जो आपको डाउट ही नहीं हो। यहाँ पे कितने हो गए? 44 लिख दो, अब डाउट नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है जोड़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं आप। अब तो ठीक है। देखो कितना हो? 44 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 46। अब यहाँ पे क्या होगा? आदेश से आएंगे और आदेश के हो जाएंगे। इसका मीन्स क्या होगा? कितने गुणसूत्र हैं यहाँ पे? 44, तो क्या होगा? 22 गुणसूत्र आ गए, और एक इसमें से आएगा, तो इसमें आ गया एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे होगा, 22 प्लस इसमें क्या आएगा? वाई। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या बनेंगे? यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे एक से ही बनेंगे, 22 प्लस एक्स, क्योंकि ये वाला लोगे तो भी एक्स ही है, और ये वाला लोगे तो भी क्या है? एक्स ही है। तो इसका मीन्स ये एक चीज और क्लियर हुई कि जो नर होता है उसमें दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। देखो, और मादा में लेकिन एक ही प्रकार के युग्मक बनते हैं। अब देखो निषेचन अगर ऐसा हो गया, ये वाला युग्मक, युग्मक का मीन्स अगर यहाँ पे मानव की बात चल रही है, तो अगर ये किसमें होगा? अरे शुक्राणु में तो होगा ये। तो ये वाला, ये दोनों का किसमें होंगे? शुक्राणु में। और ये किसमें होंगे? अंडाणु में। तो क्या है? युग्मक मान लो, चाहे अगर मानव क्लियर है तो सीधी बात है शुक्राणु मान लो। तो युग्मक में क्या होंगे? ये होंगे। अगर ये इस अंडे के साथ निषेचन करेगा तो कितने हो जाएंगे? देखो ये इसके साथ ऐड होते हैं, पहले बताया था मैंने। कायिका गुणसूत्र के साथ ऐड होंगे, लैंगिक गुणसूत्र के साथ ऐड होंगे, और समान जीन के साथ ऐड होंगे, ये बताया था स्टार्टिंग में। तो कितने हो जाएंगे? ये जो अगर ये हो गया, बीच में करा दिया हमने, किसमें करा दिया? इन दोनों का निषेचन हुआ, तो इससे क्या होगा? 22 कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे। ठीक है, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? तो ये बना इससे, अगर इसका निषेचन होगा तो ये क्या है? देखो आपको पता है, मादा। मादा मीन्स डॉटर, लड़की पैदा होगी। समझ आ गया? अगर ये वाला क्या करेगा? अब ये अगर इसने निषेचन इसके साथ कर लिया तो यहाँ पे देखो क्या होगा? 22 कितना हो जाएगा? 44 प्लस ये क्या बाई, ये एक्स, तो क्या हो जाएगा?
एक्स वाई। अब ये संतान ये बन रही है, तो ये क्या होगा, ये लड़का होगा, ये सन होगा। बात समझ में आ गई? पूरा लिंग निर्धारण आप अब किसी का भी अगर करना है, कीटों का करना है, उसका करना है, तो तरीका तो आपको पता चल गया ना। बस आप किसी का भी कर सकते हैं, एक मैंने करा दिया, बाकी एक बचा हुआ कीटो वाला वो आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल ईजी है, नोट करो इसे। अब देखो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया। अब इसमें क्या बचा हुआ है, इसमें बचा हुआ है कि वो आपको क्या है, बस रीड डाउन कर लेना, समझ तो आ गया होगा सब। इसमें एक बचा हुआ है लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण का मीन्स होता है लक्षण दो तरह से जाते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितने टू टाइप्स के होते हैं ना, एक ऐसे देखो 22 प्लस एक्स वाई ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या होते हैं, समजातीय काय के गुणसूत्र। कौन से होते हैं? समजात गुणसूत्र या काय के गुणसूत्र बोल दो इसको, गुणसूत्र। और ये क्या है? लैंगिक गुणसूत्र। क्या है? लैंगिक गुणसूत्र। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, जो लक्षण इनसे जाएंगे तो वो क्या होगा? काय का। ये देखो उसने क्या बोला है, लिंग संलग्न लक्षण। यहां पे समझेंगे आप क्या, लिंग सहलग्न, सहलग्न लक्षण। लक्षण देखो क्या है, सहलग्न का मीन्स लगे हुए, लक्षण के मीन्स क्वालिटी, लिंग का मीन्स जेंडर वाले गुणसूत्र से जो लक्षण जा रहे हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। बात समझ आ रही है? यहाँ पे किस लक्षण की बात चल रही है, जो लक्षण किससे जा रहे हैं, लैंगिक गुणसूत्र के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, लिंग सहलग्न लक्षण। और क्या होता है, जो इनसे जाएंगे समजात गुणसूत्रों से, उसे बोलेंगे क्या, कायिक लक्षण। बात समझ आ रही है? ये किससे, इसका मीन्स होगा लिंग संलग्न लक्षण का मीन्स होता है कि यहाँ पे जो लक्षण जा रहे हैं वो लग कर जा रहे हैं किससे, लैंगिक गुणसूत्र से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। और ये होते हैं कायिक लक्षण। ये क्या होते हैं, कायिक लक्षण। कायिक लक्षण होते हैं, और कायिक लक्षण किससे जाते हैं, सीधी बात है, वो कायिक गुणसूत्र से जाते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? और एक चीज और बची हुई है, मैंने जो छोड़ा है ना आपके होमवर्क के लिए छोड़ा, वो इजी है। चैप्टर तो ऐसे मान लो सब कुछ हो गया, ठीक है। जो छोड़ा है, जो बचाया मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए, उसको मैं एक्सप्लेन फिर भी कर रहा हूँ। ये समझ आ गया? काय के संलग्न लक्षण, लिंग संलग्न लक्षण क्या होते हैं। अब एक होते हैं यहाँ पे रोग दिए हुए हैं। रोग क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उन्हें कहते हैं अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग का मीन्स क्या होता है, अनुवंशिक का मीन्स क्या होता है, जो अनुवंशिक रोग का मीन्स होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अनुवंशिक रोग। बात समझ में आ रही है ना? अनुवंशिक रोग जैसे मान लो किसी के पापा को वही बीमारी है, उनके बच्चे को वही हो गई, उसके बच्चे को वही हो गई, तो ये कैसे रोग हैं, अनुवंशिक रोग। अनुवंशिक रोग का मीन्स होता है ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, मतलब आगे बढ़ती रहती है, उसे क्या कहते हैं, अनुवंशिक रोग। बात समझ में आ गई? अनुवंशिक रोग किसे कहते हैं? अब ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं जीन पे डिपेंड करते हैं, एक गुणसूत्रों पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो बताया गया वहां पे, और आप उनको एक बार रीड कर लेना, और चैप्टर अपना क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। बस क्या करना है, एक बार आपको इसे अच्छे से एक मूवी की तरह ध्यान से फोकस के साथ इसे अच्छे से देख लेना है, और मेरा मानना है यहीं से आप पूरा पेपर कर देंगे, ठीक है। बस आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं।